अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं हिना नियाजी। थैंक यू अजीम, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड एंड सुपर हैप्पी बिकॉज वीकेंड इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और फ्राइडे ऐसा दिन होता है जब मैं बहुत खुश होती हूँ क्योंकि वीकेंड के बहुत करीब होता है ना। हाँ जी, आपकी खुशी चेहरे से नजर आ रही है ना। और हम यही हमेशा की तरह उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि हमारे देखने वाले जहाँ कहीं हैं, सेहतमंद हैं, खैर वाफियत से हैं, अपने प्यारों के साथ हैं। तो जी अपना खास ख्याल रखें, जिस हाल में हो अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करें, दिन का आगाज़ मुस्बत सोच के साथ, मुस्बत बात के साथ करें। तो हम भी प्रोग्राम का आगाज़ आज रोए टी बेनेट की एक खूबसूरत बात से करेंगे। वैसे अंग्रेजी में ये बात है, फिर हम उर्दू तर्जमा भी करेंगे। तो वो कहते हैं कि जी डोंट वेस्ट योर टाइम इन एंगर, रिग्रेट्स, वरीज एंड ग्रजेस, लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी अनहैप्पी। जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने की है। उनका ये कहना है कि अपना वक्त गुस्से, पछतावे, परेशानियों और रंजिशों में ज़ाया ना करें। जिंदगी नाखुश होने के लिए बहुत मुख्तसर है। मुख्तसर है जी, बिल्कुल बड़ी सही बात की उन्होंने। हमें अपना एक एक पल जो है वो एंजॉय करना चाहिए, हर पल को भरपूर जीना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वो कहते भी हैं फिर क्या पता कल होना हो। तो जिंदगी लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी अनहैप्पी जी, आपको खुश रहना चाहिए। और जितना आप प्रेजेंट में जीते हैं ना, जितना आप वो कहते हैं ना लिव इन अ मोमेंट, जितना आप उस मोमेंट पे रहते हैं, जितना आप हाल में जीते हैं, उतना आप खुश रहते हैं। इंसान को यहाँ तो माजी के पछतावे मार रहे होते हैं या फ्यूचर की टेंशन खा रही होती है। और जब आप मुझे लगता है कि आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो तब फ्यूचर की टेंशन बहुत ज़्यादा सताती है बहुत सारे लोगों को कि अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। फिर जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, लेकिन ज़िंदगी लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी अनहैप्पी। और आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं, हर लम्हे को जिएं। और बहुत सारे लोग ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और आई पर्सनली बिलीव कि ज़िंदगी को जीना चाहिए, भरपूर तरीके से इसको जीना चाहिए। किसी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि ज़िंदगी आप जितने भी गुजार कर जाते हैं, आप हर तरह से फ़ायदे में। आप एक दफ़ा अगर ये सोच लेना कि आप दुनिया में आए थे तो आप क्या लेकर आए थे, तो आपने पूरी जिंदगी में जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं, आपने जिंदगी जिन रिश्तों के साथ गुजारी, जैसे भी गुजारी, उसमें आपका फायदा ही फायदा रहा है। आपने हमेशा गेन ही किया है, आपने हमेशा कमाई ही की है, हासिल ही किया है। हमें जो बाजारी नुकसान लग रहा होता ना, यार पैसे डूब गए, नुकसान हो गया, फलां रिश्तेदार छूट गया, तो ये भी नुकसान हो गया। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस तरह की सोच तो हमें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी जिंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कल हो ना हो। जिस तरह अजीम ने कहा, बड़े शुरू में हमने एक पेसिमिस्टिक किस्म की बात कर दिया, लेकिन ये हकीकत है, ये रियलिटी है। हमें हकीकत में भी प्रैक्टिकल होना, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना भी बिल्कुल गलत नहीं है। ना इंसान के जो आधे गम है ना, आधी परेशानियां उसी वक्त दूर हो जाती हैं जब बस वो ये सोच ले कि मेरे इख्तियार में क्या है। और मजेदार बात ये है कि आपके इख्तियार में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, मैं अच्छा ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई डू एग्री विद यू। लेकिन फिर मुझे ये भी लगता है अगर इंसान ये सोचना शुरू कर दे, फिर तो वो मेहनत नहीं करता। कुछ भी हो जाए यार, उसके पास एक एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन है कि मेरे क्या था, मेरी नौकरी नहीं लगी, मेरे हाथ थी। नहीं नहीं नहीं, मेहनत जरूर करें, मेहनत जरूर करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप पछतावे और जो आपका फ्यूचर का जो खौफ है आपको, उससे आप सिर्फ एक ही जो है वो सूरत हाल में बाहर निकल सकते हैं। और वो ये है कि आपका एक्चुअली ना माजी आपके काबू में है, ना मुस्तकबिल आपके काबू में है, और फ्यूचर ऑफ हाल आपके काबू में है। तो आप हर हाल में खुश रहें। नहीं, और हाल पे काबू पाएं और हाल को खुशी के साथ सेलिब्रेट करें। और जी रॉबर्ट रॉय टी बेनेट की हमने ये जो है ना सेइंग आपके साथ शेयर की है। उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको बताते चलें कि उनकी वजह शोहरत जो है वो उनकी किताब है, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुई। उस किताब का नाम है द लाइट इन द हार्ट। और इस किताब ने बहुत सारे लोगों को कामयाब और भरपूर ज़िंदगी गुजारने में मदद फराहम की। और इसके अलावा वो अटॉर्नी और सियासी एग्जीक्यूटिव भी थे, जो कि 1988 से 2009 एंड देन 2012 से 2013 तक ओहायो रिपब्लिकन पार्टी के चेयरमैन भी रहे। और उन्होंने लॉ भी किया, उन्होंने साइंस की, बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री भी हासिल की। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि भाई उन्होंने लोगों को मोटिवेट करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। लोगों को एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्होंने लोगों को बहुत गाइड किया, बहुत रहनुमाई लोगों ने उनकी किताब का जो टाइटल है वो ही काफ़ी है, लाइट इन द हार्ट, कि आपके दिल में जो है वो रोशनी होनी चाहिए। और वो रोशनी इन्होंने पैदा करने की भरपूर कोशिश की है। तो ये थे हमारे आज के राइटर, जिनकी अच्छी बात हमने आप तक पहुंचाई। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और अब नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। बिजली बिलों पर रोते अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम दे मारा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपए 91 पैसे इजाफा। डीजल 18 रुपए 44 पैसे महंगा। हालात हुकूमत के हाथ से निकलने का खदशा।
एहतजाज करें या शोर मचाएं, बिजली का बिल तो देना पड़ेगा। बिजली के बिलों में किस्तों की सहूलत देने का मंसूबा तैयार। वज़ीर आज़म ने एहतजाज का जिम्मेदार सियासी जमातों को करार दे दिया। आइन किसी की जागीर नहीं, इलेक्शन कमीशन की पंजाब इंतखाबात पर नजरसानी दरखास्त मुस्तरद। जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी एक्शन लेंगे, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल का दो टोक पैगाम। सतलुज के सैलाब की तबाहकारियां, बहावल नगर की मजीद सैकड़ों आबादियां डूब गईं, 1 लाख से जायद अफराद मुतासिर, खुराक की शदीद किल्लत, मुतासरीन हुकूमती रिलीफ के मुंतजिर। मॉस्को का मुसलमानों के लिए बड़ा कदम, रूस की तारीख में पहली बार इस्लामी बैंकिंग का आगाज। आज से शुरू होने वाले पायलट प्रोग्राम 4 मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में नाफिज। पाक भारत हाई वोल्टेज मार्के में सिर्फ एक दिन बाकी, कौमी टीम मुल्तान से कैंडी पहुंच गई। तैयारियां अरूज पर, ग्रीन शर्ट्स अपना जाहो जलाल बरकरार रखने के लिए पुरज़्म। तो ये है जी आज की हमारी टॉप स्टोरीज। और अब बड़ी खबर, और वही हुआ जिसका डर था, और गुज़िश्ता कई एपिसोड्स में अपने प्रोग्राम की हम इसी बात का इंदिया दे रहे थे कि महंगाई का जो बम है अवाम पर गिरने वाला है। तो इस वक्त मुल्क शदीद मुआशी और सियासी बेचैनी का शिकार है जी। अवाम जो है वो महंगाई के बमों की जद में इस वक्त, पेट्रोलियम बम, बिजली बम, डॉलर बम, अद्वियात बम, चीनी बम, ना जाने कौन कौन से बम। तो ये तमाम बम जो है वहाँ पर फोड़े जा रहे हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे इजाफे के साथ 305 रुपये 36 पैसे तक पहुंच गया है। ये भी नफसियाती एक ब्रैकेट थी 300 की जो अबूर हो गई। और दूसरी जानिब डीजल की जो फी लीटर कीमत है वो 18 रुपये 44 पैसे जो है वो बढ़ा दी गई है और अब 311 रुपये और 84 पैसे का हो गया है डीजल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से बिजली के खिलाफ जो एहतजाज है वो मजीद ज़ाहिर अब शिद्दत इख्तियार करेगा, क्योंकि इस इजाफे ने जल्दी पर तेल का काम किया है और हालात अब निगरान हुकूमत के कंट्रोल से बाहर होते नजर आ रहे हैं। हुकूमत मसाइल में फंस चुकी है, सर जोड़कर बैठी है, हाथ पांव बंधे हुए हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं है और बेबसी का आलम है। इंटरबैंक में दूसरी जानिब डॉलर की जो उड़ान है वो जारी है और डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह 306 रुपए तक पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है और गुज़िश्ता 18 दिनों की अगर हम बात करें ही ना तो सरमायाकारों को मार्केट में 5 खरब रुपए का नुकसान हुआ है जी। और दूसरी तरफ फिर इंतखाबात वाला मामला वही है। 90 दिन में इलेक्शन कराने का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है और गुज़िश्ता रोज पंजाब इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी शिकस्त का सामना इस तरह करना पड़ा कि रिमार्क्स बड़े सामने आए हैं दिलचस्प किस्म के। और जो नजरसानी दरखास्त है इलेक्शन कमीशन की वो अदालत ने मुस्तरद कर दी है। 2 टोक अल्फाज में इलेक्शन कमीशन पर वाज़ेह कर दिया गया है कि कौमी असम्बली की तहलील के बाद अब 90 दिन में इलेक्शन तो कराने ही पड़ेंगे। अच्छा अजीम, सूरत हाल जो है ना वो बहुत ही मुझे लगता है अब अजीबो गरीब सी हो चुकी है। वो इसलिए कि हमारे अवाम पहले महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, फिर हमने देखा कि बिजली की कीमतें जब बढ़ा दी गई तो एहतजाज हमने करते हुए लोगों को देखा और वो अपने हक के लिए सड़कों पर निकल आए। अब फिर जो ये पेट्रोल बम गिराया गया है ना हमारे अवाम पर, मतलब 300 की ब्रैकेट जो थी वो जिस तरह से आपने बात की वो अबूर हो गई है। अब अवाम जो है ना वो परेशान है। और आज जब मैं आ रही थी ऑफिस आते हुए सोच रही थी कि अब गाड़ी पे आने की बजाय वही अगेन कि कोई साइकिल को इसका ऑल्टरनेट तलाश किया जाए। और आप सोचे कि हमारा मिडिल क्लास तबका जी इम्तियाज गुल सब साथ हैं, जी उन्हीं से ही बात करते हैं, उन्हीं से इसका हल पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। इम्तियाज गुल साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक, आप सुनाइए। बस इम्तियाज गुल साहब कोई अच्छे हाल तो नहीं है, हम तो आवाम की नुमाइंदगी के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और अगर बात की जाए बिजली की कीमतों की तो हमारे आवाम तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। और अब एक और नया सरप्राइज हमें मिला है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। बताइएगा कि हुक्मरान जो है आवाम से चाहते क्या हैं? जी पहले तो मेरा ख्याल है हम हुक्मरान जो हैं हमारा भी ताल्लुक हुक्मरान घराने से है। सो हम आप सब का मेरी मुराद है जी। वो जो अशराफ है ना जो 3-4% है, तो हमें पेट्रोल 400 का हो जाए 500 का हो जाए शायद फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आवाम यानी मैं कहना एक्चुअली ये चाह रहा जो आवाम के नुमाइंदे हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आवाम बेचारे वो जलील हो रहे हैं। और वो जलील हो रहे हैं अवामी नुमाइंदों की गलतियों से, उनकी मुजरिमाना जो गफलतें हैं और उनकी खुद गर्जाना पॉलिसियाँ हैं। ये एक घन चक्कर है
इसमें आवाम को इन्होंने फंसा दिया है। मैं तो बार बार सोचता हूँ कि अगर छोटी छोटी बातें भी आप ले लें कि इसहाक डार साहब जब वापस आए थे साल पहले तो उसमें उनके 50 करोड़ रुपए का एक अकाउंट था, वो अनफ्रीज हुआ था क्योंकि नैब ने उसको मुंजमद किया हुआ था। तो मैं आजकल इस जवाब की तलाश में हूँ कि वो जो 50 करोड़ रुपए हैं क्या अभी भी उसी अकाउंट में पड़े हुए हैं या वो मार्केट से डॉलर खरीद के बाहर भेजे जा चुके हैं। तो ये वो अलमिया है पाकिस्तान का जिसकी वजह से अवाम गालिब अक्सरियत जो है वो इस वक्त चीखो पुकार कर रही है। और डिलेमा इस वक्त ये है कि आपने अवाम की जान बचानी है या फिर IMF की शराइत पूरी करनी है। ये एक मखमसा है और जो कि सीधा सीधा हुक्मरान घरानों की, हमारे जो हुक्मरान रहे हैं 75 साल में, उनकी पै दर पे गलतियों की वजह से ये खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। इम्तियाज़ गुल साहब, थोड़े से अगर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकें तो ये सवाल मेरा ये है सर कि ये हमारी नालायकी है जिसकी वजह से हम इस सूरत हाल में फंसे हुए हैं, या फिर बिलखसूस जब हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ी हैं सर, या उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? मैंने तो अपना इब्तदाई ऐसे दे दिया था कि वो सख्त भी ना हो और आप समझ भी जाएं। ये हमारी बेवकूफ़ियाँ नहीं, हमारी मुजरिमाना गफलत है जिसके बायस ये सारा कुछ हो रहा है। पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बैनुल-अक़वामी मार्केट में गुज़िश्ता 2-3 महीने के दौरान तकरीबन वैसी ही हैं। यहाँ पे हर महीने आपको 15-20 रुपए का एक टीका लगा दिया जाता है। और ये सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत तो नहीं है ना, इसमें बिजली चोरी और बिजली जो मुफ्त की मिलती है, चाहे वापडा ISCO के जितने भी लेस्को के मुलाजमीन हैं उनको, या फिर सरकारी दफातर में, या फिर ऐसे इलाके में जहाँ पे मीटर रीडर जाते नहीं हैं, चेक नहीं हैं, और वापडा के मुलाजमीन की मिली भगत के साथ वहाँ से बिजली चोरी होती है। कराची, फाटा, बलूचिस्तान, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। तो ये IMF ने भी ये तमाम कुछ जानने के बावजूद सियासी कंसिडरेशन के तहत आपको कर्जे देते रहे हैं। ये 23वीं मरतबा कर्जा हमें मिला है IMF का, और उन सबको पता है, IMF को भी पता है, वर्ल्ड बैंक वालों को भी पता है कि यहाँ पे कितनी ख़राबी है इस निज़ाम में। उसके बावजूद वो उमरा को खुश करने के लिए, हुक्मरान घरानों को खुश करने के लिए कर्जे दे देते हैं, जिसका बेदरेग इस्तेमाल ये होता है कि 15 अरब रुपए आपने लैपटॉप स्कीम में दे दिए, 60 अरब रुपए ये गुज़श्ता हमारे वज़ीर आज़म जो हैं, जो आजकल लंदन में बैठे हुए हैं, वो एक्चुअली काम करने यहाँ आ जाते हैं, छुट्टी मनाने लंदन चले जाते हैं। लेकिन इम्तियाज़ गुल साहब, अगर कर्जे नहीं मिलेंगे सर तो फिर हुकूमत कैसे चलेगी? माज़रत के साथ हमारी तो मईशत है वो खड़ी ही इन सारे मामलात पर है। हमने हालिया दिनों में, बल्कि गुज़िश्ता दिनों में जब देखा IMF का बेल आउट पैकेज नहीं मिल रहा था तो जो गुमगू की सूरत हाल थी। अब क्या बात कर रहे हैं? IMF का पैकेज मिल गया तो उसके बाद उस वक्त रुपया कहाँ था और अब कहाँ है रुपया? मतलब हमारा डॉलर के मुकाबले में 30-35 रुपए का फर्क पड़ चुका है जब से IMF का डील भी हमें मिला है। मेरा ख्याल है अगस्त के शुरू में हुआ था, उसके बाद से 30-35 रुपए फर्क पड़ चुका है। उसके बाद से स्टॉक एक्सचेंज, आपको पता है, कल क्रैश कर गया, उनको मुअत्तल करना पड़ा कारोबार। तो ये गोमगू की हालत, आप अब समझें ना समझें, हमारे बड़े वो लोग जो कि इसके जिम्मेदार हैं उनको इसका जवाब देना है कि इस मुल्क में इस वक्त चाहे रुपए का हाल देख लें, आप स्टॉक एक्सचेंज का हाल देखें, बैरोमीटर होता है, फिर आप गैस, बिजली, पेट्रोलियम, इनकी प्राइसेस की वजह से पैदा हुआ बहरान देख लें, सरमाकारी ज़ीरो हो चुकी है। इसका बुनियादी तौर पे ताल्लुक रियासती इदारों पे एतमाद होता है। अगर रियासती इदारों पे एतमाद नहीं है तो फिर ये कुछ हो रहा है और ये कुछ होता रहेगा जब तक कि आपको कोई ऐसा शख्स सामने नहीं आएगा जो सब आवाम को एतमाद में लेके बता सके कि बड़े मसाइल हैं, हमें छोटी हुकूमत रख के, अपने अखराजात कम करके, अपने मुरब्बे, प्लॉट, अपनी प्रिविलेजेस, ये जो है ना हमारा सरकारी जो यहाँ का स्टाइल है कि आपके लिए ब्रीफ केस कोई उठा के कोई लाता है, गाड़ी का दरवाज़ा कोई खोलता है और गाड़ी कोई चलाता है। जब दफ्तर पहुंचते हैं वहाँ पे एक और बंदा दरवाज़ा खोलने के लिए खड़ा होता है, ब्रीफ केस आपका अंदर ले जाता है। ये जो स्टाइल है, क्या ये लोग हमारे जो हैं तो अमरीकी और बरतानवी और जर्मन
जो वज़राए आज़म है उनसे बेहतर हैं क्या? वो सब अपने अपने ब्रीफ केस खुद ही गाड़ी में बैठते हैं, खुद ही। इम्तियाज़ गुल साहब, आप सर तमाम बातें आपने की, ये कहिएगा कि इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र जो प्रेशर अब बढ़ रहा है इंटरिम सेटअप के ऊपर भी, अवाम सरापा एहतजाज हैं, तो अब क्या लगता है कि अब जल्द अज जल्द इंतखाबात होते नज़र आते हैं? इंतखाबात देखें, हमारे पास कोई तिलिस्माती वो चिराग नहीं है जिससे पता चल सके कि जो जिन लोगों ने इस मुल्क को इस हालत तक पहुंचाया है, क्या वो वाक़तन इस सूरत हाल से परेशान है, या उन्हें ये टास्क दिया गया है कि आप आएँ यहाँ पे ये हंगामाराई होने दें, ये कैओस इंतशार फैलने दें। ये तो सारा उन पे है जिन, और निगरान हुकूमत, ये जो मुझे इस पे भी बड़ा अफसोस भी होता है, गुस्सा भी आता है कि जो लोग कहते हैं कि जी निगरान हुकूमत तो 3 महीने के लिए आई है, इसमें क्या कसूर है। भाई निगरान हुकूमत के जितने लोग आए, क्या वो बच्चे हैं? क्या वो दूध पीते बच्चे? उनको पता नहीं था कि किस किस्म के मसाइल हैं? वो तो उस निज़ाम के हिस्से के तौर पे आए हैं जिस निज़ाम के बायस ये मुल्क आज इस बहरान तक पहुंचा है। जब तक वो निज़ाम, उस निज़ाम के कलीदा लोग ये फैसला नहीं करेंगे कि ये मुल्क किस तरह चलना है, बुनियादी तौर पे ममालिक मईशतें एतमाद की बुनियाद पे चलती हैं, और जिस मुल्क के ऊपर मुल्क से बाहर तो छोड़ें, मुल्क के अंदर ही एतमाद ना हो आवाम की बड़ी अक्सरियत का, वो निज़ाम संभलने वाला नहीं है। मुझे तो बड़ा अब डर लग रहा है कि कल को हमारे आपके घरों पे भी लोग हमले शुरू कर देंगे, चोरियां चकारी शुरू होगी जब लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। आप जिस मुल्क में जो बिजली और जो यूटिलिटीज़ के बिल हैं, बिजली गैस, वो अगर आप आम लोगों की तनख्वाहों से भी बढ़ जाएं, बिल्कुल, यानी दुनिया भर में होता है 1-2-3% आपकी कुल जो औसत आमदनी होती है उसके बराबर आपके यूटिलिटी के बिल आते हैं, बहुत हुआ तो 5% आ जाएंगे। यहाँ पे तो 40-50-60% तक बिल आ रहे हैं, बल्कि वो गरीब लोग जो 25-30 हज़ार जिनकी तनख्वाहें हैं, उनके तो आमदनी से भी ज्यादा बिल आ गए, जिसकी वजह से चंद खुदकुशियां भी हुई हैं। तो ये तो उन लोगों का कसूर है जो लंदन में बैठे हुए हैं, उन लोगों का कसूर है जिनके विलास दुबई में, उन लोगों का कसूर है जो इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, अगर आवाम की बात की जाए, फिर से वही बात कि पेट्रोल भी महंगा हो चुका है, बिजली, गैस, चीनी, हर चीज़ जो है वो महंगी हो चुकी है, जहां देखें वहां महंगाई है। निगरान हुकूमत भी हमें बेबसी नज़र आ रही है, और हुकूमत के पास जो है वो गम और गुस्से से भरे आवाम के लिए रिलीफ देने के लिए क्या ऑप्शंस हैं? आप क्या समझते हैं, और कब तक हालात में बेहतरी आ सकती है? कि ये यहाँ पे बैठ के रिलीफ के हम जो फार्मूले वो डिस्कस नहीं कर सकते। रिलीफ के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, वो जब इक्तिसादी माहिरीन जब मिल बैठते हैं, जेन्युइन इक्तिसादी माहिरीन, किसी के हैंड पिक नहीं, तो वो फिर उनके पास फार्मूले भी होते हैं, उनसे राह निकले। फिर दूसरा हल ये होता है कि आप 2-4 बड़े बम इस्तेमाल करें, बड़े बड़े शहरों में गिरा दें, ताकि चंद लाख 10-15 लाख लोगों को यहाँ से ख़त्म कर दें, आबादी का बोझ भी कम हो जाएगा, बिजली का बिल भी कम हो जाएगा, अखराजात भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि आप छोटे छोटे बम गिरा रहे हैं आवाम के ऊपर, पेट्रोल की सूरत में, बिजली की सूरत में, गैस की सूरत में, बिल्कुल, और उसके नीचे लोग सिसक रहे हैं। अब दूसरा उसका इलाज ये है कि एक ही दफा सब पे बम गिरा दें, क्योंकि ये मुल्क आवाम का नहीं है, ये मुल्क एक अशराफिया का है जो एक जोंक की तरह इसका खून चूस रही है। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अत्याब बंदियाल की रिटायरमेंट में तकरीबन 15 दिन बाकी हैं, और इस वक्त में इलेक्शन और नैब तरामीम जैसे अहम केसेस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। आप क्या समझते हैं कितना वक्त लगेगा, और क्या 15 दिन में ये तमाम अहम केसेस के जो फैसले हैं वो हो जाएंगे? देखिए, उमर अत्याब बंदियाल को भी तारीख कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी, इसलिए कि एक बंदा अभी गिरफ्तार हुआ है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उस कानून के तहत जिस पे सदर ममलिकत ने दस्तखत नहीं किए, और वो पहले ही मुतनाज़ हो चुका है, और नैब की तरामीम या दूसरी कई तरामीम हैं, वो भी उस वक्त होती हैं जो इलेक्शन कमीशन के भी जो कानून है, जब तक 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट उसको मंजूर न करे, उस वक्त तक ये कानून नहीं बन सकता, और ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इख्तियारात सदर से ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ तो एक कानून एक्चुअली एक मजाक सा बन गया है। मुझे बाज़ औक़ात लगता है कि हम खामखा अपना दिमाग, अपनी एनर्जी, अपना वक्त ज़ाया करते हैं इन तमाम बातों पे, इसलिए कि यहाँ पे जो लोग गए हैं और उनकी जगह जो लोग आए हैं वो बातें कर रहे हैं जो कि आज से 150-200 साल पहले लाकानून मुआशरों में हुआ करती थी, जहाँ पे वो मलिका कहती थी फ्रांस की
कि अगर इनके पास रोटी नहीं है तो ये केक क्यों नहीं खा लेते। हम तो उन हालात में आ गए हैं। लिहाजा यहाँ पे ये सारी बहस मुझे अब फजूल लगती है कि उमर अता बंदयाल ये वो, उनको तो उस जिस दिन वो बिल मुतनाज़ बना था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कि सदर ने कहा कि मैंने दस्तखत नहीं किए, वो तो उसी दिन उनको कोई उस पर हुक्म जारी करना चाहिए था, लेकिन उसके बुनियाद पे साबिक वज़ीर आज़म को 14 दिन का रिमांड दे दिया गया है। आई मीन ये कहाँ पे होता है, कौन से मौज़ब, और इसमें आप फिर चाहते हैं कि लोग सरकारी इदारों पे, रियासती इदारों पे एतमाद करें और वो एतमाद अवाम का बहाल हो। इम्तियाज़ गुल साहब, अगर चीफ जस्टिस उस वक्त कुछ एक्शन लेते तो फिर जो मुखालिफ पार्टीज हैं उनकी जानिब से बयान आ जाता जी कि ये जैसे हमेशा कहा जाता है कि लाडले को रिलीफ दिया जा रहा है या जो हमारी अदलिया है वो बाइस्ड है, इस तरह के फिर वो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। हाँ देखें, ये लाडला वगैरह की बात करके हम फिर उन्हीं का बयानिया दोबारा वही माला जपना शुरू कर देते हैं। भाई आप उसूल की, कानून की बात कर रहे हैं। लाडला किसी के ऊपर आप 150 मुकदमे बना दें, कोयटा में होने वाले कत्ल का FIR किसी पे डाल दें। मुझे बेशुमार ऐसी मिसालें हैं। कल ही मुझे किसी ने बताया कि वो बंदा इधर रावलपिंडी का है, उसको उन्होंने लाहौर में पकड़ा हुआ है अभी तक। इस किस्म के आप मुकदमे बना दें और फिर उसको जब रिलीफ मिलती है तो आप कहें कि जी वो लाडला है। क्या ये बेहुदा किस्म की बातें इन लोगों ने शुरू की हैं, जो चले गए हैं और जो इस वक्त बैठे हुए हैं। लाडला वाडला कोई नहीं। जब आप उसूल की बात करेंगे तो मुझे कोई कहेंगे जी ये PTI का है, मुझे कहेंगे ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, मुझे कहेंगे एंटी पाकिस्तान है। तो भाई मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, आइन में जो लिखा है अगर मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ, चाहे वो चीफ जस्टिस है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और है, उसमें किसी को फेवर करने की क्या बात है। यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर ये है कि मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि जी हमें कानून के मुताबिक चलना चाहिए। ये बात है जो उमर अता बंदयाल और बहुत सारे और जजों ने कही है। अगरचे उनको इनसे एक कदम आगे जाना चाहिए था, वो नहीं गए हैं। तो क्योंकि जब ये आर्गुमेंट जो है कि लाडला और आपकी आंखों का तारा खैर किसी और ने कहा था, ये तो चोर लोगों का एक आर्गुमेंट है। यानी उन लोगों का कि जो कि खुद 50 रुपए का एक बॉन्ड भरा था कि मेरे भाईजान बड़े बीमार हैं, वो 4 हफ्ते के बाद आ जाएंगे। ये खुद भी लंदन में जाके बैठ के इज अ डिफॉल्टर ऑन अ बॉन्ड ऑफ ₹50, और वो लोगों को कह रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं कि ये आंखों का तारा है। कितने शर्म की बात है कि आपके अपनी पेंदे में कितने छेद हैं और दूसरों के एक छेद की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इम्तियाज़ गुल साहब सही निशानदेही की कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उन्हें नज़रसानी करनी चाहिए, अपने जो रद्द-ए-अमल है, अपने जो उनके एक्ट्स हैं उनको गौर से देखना चाहिए। आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, और वैसे तो महंगाई नो डाउट बहुत ज़्यादा होती जा रही है। इम्तियाज़ गुल साहब भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आंस लग रहे थे लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए हमें कि अच्छा वक्त इंशाल्लाह आएगा। बाकी प्रोग्राम मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कब आएगा? वैसे हम सुन रहे हैं, अब तो मैं भी मायूस होना शुरू हो गई हूँ कि हम रोज ये बात करते हैं ब्रेक आ रही है, अच्छा वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा। जी अभी लेते हैं ब्रेक, हासिल होंगे ब्रेक के बाद देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You are watching सुनो पाकिस्तान। आज पाकिस्तान की मारूफ अदीबा, मुमताज़ ड्रामा नफीस और नॉवल निगार, पाकिस्तान टेलीविजन और अदबी दुनिया की नामवर शख्सियत फातिमा सुरैया बजिया की 93rd बर्थडे है। अगर आज वो हम में होती तो अपनी 93rd बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। टेलीविजन के अलावा उन्होंने रेडियो, स्टेज पर भी काम किया। समाजी और फलाही हवाले से भी उनका जो जिक्र है वो अगर हम ना करें तो अनफेयर होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सोशल वर्क भी किए और बहुत ही एक नामवर शख्सियत है पाकिस्तान की। तो हमारी कोशिश होती है कि जब भी कोई उर्दू अदब का बड़ा नाम है और यकीनन उनकी जो खिदमात हैं वो काबिल कदर हैं, और हम लोग तो अपने रोज़ाना की बुनियाद पर इस सेगमेंट में यही कोशिश करते हैं कि हमारे वो अदीब, हमारे वो शायर, हमारे वो लिखारी कि जिनका ताल्लुक़ हमारी तहजीब से है, जिनका ताल्लुक़ हमारी सकाफ़त से है, हमारे अदब, हमारे इल्म से है, हम उनको रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रिब्यूट पेश करें। और आज अगर सुरैया बजिया साहिबा ज़िंदा होती तो वो यकीनन 93rd बर्थडे अपना आज सेलिब्रेट कर रही होती। चाहने वालों की, उनके मदाहों की एक बड़ी तादाद है जी, और जो यकीनन आज उनको याद कर रही है। और पाकिस्तान की मारूफ अदीबा, मुमताज़ ड्रामा नवीस, नावल निगार, बड़े बड़े मशहूर नावल्स इन्होंने लिखे, और फिर पाकिस्तान टेलीविज़न और अदबी जो दुनिया है उसकी देयर इज़ नो डाउट कि एक नामवर शख्सियत हैं।
वैसे है ना, आपको पता है कि हमारा जो ये बिलखसूस सेगमेंट है ना, इसकी बड़ी तारीफ होती है Really? क्योंकि जो जितने अदबी हल्के हैं हाँ जी, वहाँ से एक बिल्कुल, बड़ा अच्छा बिल्कुल। फीडबैक आता है कि हमने जो ये ट्रेंड स्टार्ट किया है रोजाना की बुनियाद पर कि हमारी सकाफत और लिटरेरी पर्सनालिटीज को ट्रिब्यूट देने का ये जो सिलसिला हमने शुरू किया, इस पर हमें वाकई बहुत अच्छा फीडबैक आता है, लोग बहुत पसंद करते हैं, सराहते हैं। तो आइए मिलकर ट्रिब्यूट देते हैं जी फातिमा सुरैया बजिया को। बिल्कुल। और फातिमा सुरैया बजिया के बारे में जैसे हम जिक्र कर रहे हैं तो ये बताना भी बड़ा ज़रूरी होगा कि इनके नावल बड़े ज़बरदस्त किस्म के नावल आपने पढ़े हैं वैसे इनके नावल? मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्या मैं पता क्या सोच रही हूँ तब से कि अजीम, जब भी कोई लिटरेरी पर्सनालिटी का जिक्र होता है और जब भी हमको इस तरह की पर्सनालिटी को ट्रिब्यूट देने की कोशिश करते हैं तो आपका जो है ना वो लगाव बहुत ज्यादा है पढ़ाई से, फिर आप पढ़ते बहुत ज्यादा है। अभी मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप कोई उनकी किताब में से कोई बात या तो कोट करेंगे। पढ़ना सबको चाहिए, पढ़ना बहुत अच्छी बात है। और किताब जो है वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बड़ा ज़रूरी हिस्सा है ज़िंदगी का। तो हम लोगों ने जो है, हम तो हमेशा ही से ये कोशिश जारी रखेंगे कि अब आने वाले जितने भी एपिसोड्स हैं उनमें हमारी जितनी भी अदब से मुंसलिक शख्सियात हैं उनको हम इस तरह ही ट्रिब्यूट पेश करते रहें, उनकी यादें ताज़ा करते रहें। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। बड़ी ज़रूरी बात है ये कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त सेहत की सहूलियात का फुकदान है। 24 लाख आबादी वाला ये शहर इस वक्त मुफ्त MRI टेस्ट की सहूलत से महरूम है और यहाँ के किसी भी सरकारी अस्पताल में MRI की सहूलत दस्तयाब नहीं है। पिम्स अस्पताल और NIRM अस्पताल में MRI मशीनें ख़राब पड़ी हुई हैं। कौमी इदारा बहाली और माजुना में MIR 1996 में ये मशीन नस्ब हुई थी जो अपनी उम्र अब पूरी कर चुकी है, जबकि पोली क्लिनिक का अगर जिक्र करें तो अस्पताल के लिए भी MRI मशीन की ख़रीदारी का अमल जारी है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई ये ख़रीदारी और जापानी इमदाद से ख़रीदा जा रहा है। इस मशीन को अभी तक नहीं पहुंची है। तो ओवरऑल क्या सिचुएशन है, इस पर हम बात करते हैं हमारे गेस्ट से। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कामरान खान, इस वक्त शिकायत ये सामने आ रही है कि इस्लामाबाद के किसी भी सरकारी अस्पताल में MRI की सहूलत दस्तयाब नहीं है, इसमें किस हद तक हकीकत है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। वफाकी दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद और जिसको कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा प्लान और मॉडल सिटी कहा जाता है। 24 लाख की आबादी यहाँ की है और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसको हम पिम्स कहते हैं, ये अस्पताल है। और यहाँ पर MRI की सहूलत जो है गुज़िश्ता 2.5 साल से वो बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कि कोई यहाँ पर मेडिकल टेस्ट जो है वो रेडिएशन का MRI मशीन पर नहीं हो पा रहा। उसकी वजह यह है कि सिर्फ एक मशीन जो थी रेडिएशन सेंटर में वो फरवरी 2021 से नाकारा है। पिछले 2.5 सालों में ये नई मशीन को इसको रिप्लेस करने का और नई मशीन लाने का जो अमल है उसके लिए आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 2.5 साल से ये अभी तक जो है ना मुख्तलिफ डेडलाइंस जो हैं वो दी जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमारी जो है वो स्पोक्स पर्सन से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये 6 सितंबर को हम कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हो जाए, लेकिन नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 2.5 सालों में ये इसके ऊपर कोई मस्बत पेशरफ नहीं हुई है। और आप समझ सकते हैं कि ये MRI का टेस्ट जो है वो इस वक्त इतना, एक तो ये कि कॉस्टली है, इसको हर एक की दस्तरस में नहीं होता। जो डिज़र्विंग पेशेंट होते हैं उनको वो नहीं अफोर्ड कर सकते ये वाला टेस्ट, लेकिन सूरत हाल ये है कि वो आते हैं और डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं। जाहिर है आपको पता है कि MRI जो है ये एक जो एक्सरे और CT स्कैन और उसके बाद जो एक सुपरलेटिव डिग्री का जो रेडिएशन टेस्ट है, तो अमूमन डॉक्टर जो है वो इसको प्रेफर करते हैं। और हमें जो डाटा दस्तयाब है इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि हर एमरजेंसी में आने वाला हर दूसरा पेशेंट जो होता है, एमरजेंसी में आने वाला हर दूसरा पेशेंट जो होता है उसको MRI का टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड होता है रेडिएशन का। और इसी तरीके से OPD का बताया गया है कि OPD में से हर 8 में से एक पेशेंट जो है, हर 8 में से एक पेशेंट जो है वो रेडिएशन, उसको MRI की रेडिएशन के लिए टेस्ट जो है वो रिकमेंड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि एस्टिमेटेडली 6,000 योमिया जो OPD में पेशेंट आते हैं ये इस बड़े अस्पताल में, और उनमें से आप ये सोच सकते हैं कि रेडिएशन के लिए जिनको रिकमेंड किया जाता होगा वो कितने पेशेंट्स होते होंगे।
तो उस हवाले से देखा जाए तो ये तमाम के तमाम जो हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पर जाने पर मजबूर हैं, जहाँ कोई अफोर्ड कर सकता है कोई नहीं कर सकता। इसकी जो रेशो है यानी इसकी जो वो कामरान, वैसे अमूमी तौर पर जो डेटा यकीनन आपके पास है, तो प्राइवेटली अगर हम बात करें तो कितने का एक अगर रफ एस्टिमेट लगाया जाए, प्राइवेट अस्पताल कितना चार्ज करते हैं इस टेस्ट के लिए? जी बिल्कुल, देखिए ये जो टेस्ट है ये इसमें जो प्लेन टेस्ट होता है यानी जिसे हम कहते हैं विदाउट कंट्रास्ट जिससे होता है, जो कि इनिशियल टेस्ट है इसका, वो 12,000 से शुरू होता है और उसके बाद फिर कंट्रास्ट में और स्ट्रोक प्रोटोकॉल के साथ अगर इसको देखें तो ये 20,000 तक, ये एवरेज ब्रैकेट में बता रहा हूँ आपको एक्सपेंसेस की आम अस्पताल में, क्योंकि वो मशीन के ऊपर भी डिपेंड करता है। प्राइवेट सेक्टर में जो लेटेस्ट मशीन लेकर आता है अमूमन उसको भी डॉक्टर्स जो है वो प्रेफर करते हैं कि आप वहाँ से करवाइए, क्योंकि वो मशीन जो है ज़्यादा लेटेस्ट है, उसका रिजल्ट जो है मज़ीद अच्छा आएगा। तो इस हवाले से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि 12,000 से लेके 20,000 तक का ये टेस्ट है। अच्छा, एक और सूरत हाल भी है जो कि अस्पताल ज़राए वाले ये कहते हैं कि एक टेस्ट में कम से कम 30 से 40 मिनट का टाइम जो है वो मैंडेटरी होता है, लगता है इतना टाइम एक टेस्ट के लिए। तो अगर वो कहते हैं कि जी 24 घंटे ज़ाहिर मशीन ऑपरेटिव रहती है, तो ऐसी सूरत में 24 घंटों में यानी दिन और रात में 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा इस मशीन के ऊपर 24 से 25 टेस्ट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं होती। तो वो ये कहते हैं कि ये एक मशीन आ भी जाए अगर, तो ये जितनी इस वक्त नीड है एमआरआई टेस्ट में पेशेंट जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहे हैं वो कैटर नहीं हो पाएंगे, और उसकी वजह यह है। और फिर होता यह है कि आपको जो है वहाँ पर सरकारी अस्पतालों में तारीखें दी जाती हैं बाकायदा, यानी आपको आज टेस्ट रिकमेंड किया जा रहा है तो रेडिएशन सेंटर जो है आपको एमआरआई के टेस्ट के लिए 2 महीने बाद की तारीख देगा। इससे पहले यही कुछ होता रहा है। अच्छा कामरान, जो सेहत का जो शोबा है 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई सतह पर इसे मुंतकिल कर दिया गया। अब जो सूबे हैं वो खुद देखते हैं अपने सेहत के तमाम मामलात को, तो अब विफाकी सतह पर ये मामला जो है विफाकी हुकूमत ज़ाहिर है इस मामले की जिम्मेदारी लेगी, तो कोई अपडेट हुई अब तक इस सारे मामले पर? जी राना साहब, आप ये देखिए कि ये मामला जो है एक पिम्स का एक अपना एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ हुआ है, जो इन सारे मामलात को देखता है, डिसीजन लेता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा बराह रास्त मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है उनके पास ये मामला जो है पेंडिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं है, उनको पता है और वो इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो नदारत है। इसके अलावा जो हेल्थ से मुतालिक जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, यानी कि नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी है हेल्थ के ऊपर, उसने कई बार इस इशू को उठाया है, उन्होंने विजिट भी किए हैं कमेटी के अरकान ने। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी थी हेल्थ के ऊपर, उन्होंने इसका सख्त नोटिस लिया था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है कि एक जो मैंडेटरी टेस्ट है जो कि होना चाहिए, एक सहूलत है जो कि होनी चाहिए सबसे बड़े अस्पताल में, वो क्यों नहीं है। लेकिन इसके बावजूद यानी कि हर सतह पर जो भी कंसर्न क्वार्टर्स हैं वहाँ पर ये मामला जो है बिल्कुल उनके पास है, लेकिन इसके बावजूद हाल ये है कि 2.5 साल का अरसा गुजरने के बावजूद जो सबसे बड़ा अस्पताल है इस्लामाबाद का, वहाँ पर इसका कोई अभी तक कोई नहीं है। अगरचे में जो स्पोक्स पर्सन है वो बता रहे हैं, बड़े हौसला अफजा बात उन्होंने की है कि जी ये बस 1 आध महीने के अंदर जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसी वाइब्स जो है वो नजर नहीं आ रही। एक बात अच्छा कामरान खान, आप क्या समझते हैं कि 24 लाख आबादी के लिए कितनी एमआरआई मशीन्स होनी चाहिए? क्योंकि जैसा से आपने मेंशन किया कि एक टेस्ट के लिए जो है वो 30 से 40 मिनट्स दरकार हैं, तो कितनी मशीन्स आप समझते हैं कि होनी चाहिए? देखिए होता यह है कि ये सिर्फ 24 लाख आबादी का मामला नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो जितने भी एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहाँ से जितने भी पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में आते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि लोकल शायद कम होते हों। यहाँ पर बाहर से जो आए हुए एडजॉइनिंग एरियाज हैं, जैसे कि यहाँ पर इवन के आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, जेहलम और यहाँ से नॉर्थ वाली साइड से अटक, कहाँ बड़ी दूर दूर से लोग जो हैं वो हम देखते हैं कि वो यहाँ पर आते हैं, इसलिए कि यहाँ पर ये पूरा एक हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर जो सर्विसेज अवेलेबल हैं, बाकायदा जो दूसरे जो डॉक्टर्स हैं दूसरे इलाकों में वो बाकायदा रिकमेंड करते हैं कि जी आप इसको जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उनको वो पिम्स रेफर करते हैं बाकायदा। तो यहाँ पर जो है ये सिर्फ 24 लाख आबादी का मामला नहीं है। यहाँ पर जो फार फ्लंग एरिया से जो आते हैं, एडजॉइनिंग एरिया से जो पेशेंट्स आते हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा, जिनकी कि एक बहुत बड़ी तादाद है।
तो बात यह है कि एक मतलब है कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है कि चले अगर एक मशीन भी आए तो कम से कम कोई हम कह तो सके कि जो डिजर्विंग पेशेंट्स हैं, जो डिजर्विंग पेशेंट्स हैं, कम से कम उनको तो मौका मिलेगा कि वो यहाँ पर अपना जो है वो एक ऐसा ज़रूरी टेस्ट जो है वो बड़ा अहम मौजू है कामरान, और इस पर यकीनन हम लोगों ने जितनी बात की है हमें पूरी उम्मीद है कि अब इस पर जो अरबाब इख्तियार है वो कान धरेंगे और यकीनन जल्द अज जल्द कोई ना कोई हल इस मामले का होगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और सेहत का बुनियादी बड़ा अहम मसला होता है और उसकी निशानदेही की कि MRI मशीन नहीं है इस्लामाबाद में, और हम तो रिक्वेस्ट करेंगे जी कि जल्द से जल्द इस मामले पर नज़रसानी करें, इस मामले पर गौर करें और मशीनें मंगवाएं ताकि जो आवाम है, जो सफ़र कर रहे हैं लोग, इस मुश्किल सूरत हाल से उनको रिलीफ मिले। और अगर आजकल हम बात करें मौजूदा सूरत हाल की और फिर अगर सेहत के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे होते हैं, तो डॉक्टर्स भी आजकल सबसे ज़्यादा जो टेस्ट आपको रेकमेंड करते हैं वो MRI है, क्योंकि उसमें बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस आपके पास आ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है जी, और हुकूमत को बिल्कुल इस पर नज़रसानी करनी चाहिए और आवाम को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के सरबराह एलॉन मस्क की कामयाबी का यही राज है कि वो आए रोज़ कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और हरीफों को टफ टाइम देने के बारे में सोचते रहते हैं। उन्होंने जब ट्विटर को ख़रीदा तो वो उसका नाम भी उन्होंने बदला, इसके साथ साथ उसके कुछ फीचर्स भी थे जिनमें वो काफ़ी तब्दीलियां ला चुके हैं और अब उन्होंने एक्स के ऑडियो और वीडियो कॉल्स का फीचर भी मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, दिस इज़ अ बिग न्यूज़ कि अब आप एक्स पर कॉल्स भी कर सकते हैं, ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। जी बिल्कुल, और आपने जो जी हाँ किया है ना, ये बड़ा इसका एक इम्पैक्ट है। आपको आप भी उस इंडस्ट्री के इम्पोर्टेंस पे बात कर रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे तो अब ये समझ नहीं आ रही कि लोग कौन कौन सी ऐप यूज करेंगे कॉल करने के लिए। मतलब हर ऐप में तो अब आपके पास अवेलेबल है ऑडियो वीडियो कॉल। अच्छा, वैसे इतनी भी एक्सेस नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है एक्स को एक्स ही रहने देते हैं। एक्स का ना एक्स खत्म हो जाएगा अगर उस पे कॉल। एक्स तो वैसे उसी दिन खत्म हो गया जब वो ट्विटर से एक्स हो गया, है ना? सही बात है। अच्छा, मैं मुझे वो पसंद था यार ट्विटर वाज बेटर एंड वो जो उसका लोगो था बर्ड वाला वो भी मुझे तो पर्सनली पसंद था। एक्स पता नहीं मुझे थोड़ा ग्लूमी फील देता है। उसके अलावा मैं ये समझती हूँ कि अब जब आप कोई ट्वीट करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ करेंगे, अब आप ऐसे एक्स डालेंगे, जब एक्स ट्विटर पे जब आप कुछ भी ऐसा पोस्ट करेंगे तो लोग अब आपको कॉल करके धमकियां देंगे कि तुमने मेरे बारे में ये ट्वीट क्यों की। तो मुझे लगता है यहाँ पर कॉल एंड ऑडियो एंड वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं बहुत ओपनली, बहुत फ्रीडम के साथ। लेकिन ये एलॉन मस्क चूंकि एक बड़ा ही साइंटिफिक माइंड है उनका, और उन्हें साइंटिफिक भी नहीं होना चाहिए, तो वो इसलिए वो नए नए तजुर्बे कर रहे हैं और उनकी जानिब से मुतादिद फीचर्स जो हैं वो ऐड कर दिए गए हैं एक्स प्लेटफॉर्म में। सबसे पहले तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे, ये पहले ट्विटर था, ट्विटर को उन्होंने एक्स में कन्वर्ट किया। फिर इसके बाद इसमें वर्ड लिमिट थी जिसमें आप ट्वीट कर सकते थे, वो उन्होंने वो भी बढ़ा दी। फिर उसके बाद अब इन्होंने ये ऑडियो वीडियो कॉल की जो ऑप्शन है वो भी दे दी है। तो अब देखें कि आने वाले दिनों में ये एक्स और मजीद क्या शक्ल इख्तियार करता है। भाई पहले तो सिर्फ खबरों के लिए यूज होता था ट्विटर, लेकिन अब एलॉन मस्क ने कॉल्स करने के लिए भी ये प्लेटफॉर्म जो है ना हमारे लिए अब दस्तयाब कर दिया और अब हम कॉल्स भी कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी वैसे मुझे ये लग रहा है कि जैसे वो एक्स के ऊपर या गुज़िश्ता ट्विटर के ऊपर जो एक ऑप्शन था ना, वो जो स्पेस हम लोग वो जाते थे और वहाँ पे मुख्तलिफ कन्वर्सेशन होती थी, इंटरेक्ट करते थे। तो मुझे लगता है कि अब वो जो कॉन्फ्रेंस कॉल टाइप में ये कोई शक्ल इख्तियार कर जाएगा कि वहाँ पे जो किसी एक मौजू पे मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं वो गुफ्तगू कर सकेंगे और वो वीडियो कॉल पे एट अ टाइम जो है वो सब स्क्रीन शेयर्स कर रहे होंगे। तो मुझे लग रहा है कि इस चीज़ को भी इस तरह से लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। और अब ना मैं कब से सोच रही हूँ कि अब ये ट्विटर का नाम चूंकि एक्स हो गया है, तो पहले तो हम कहते थे ट्विटर पे ट्वीट किया, अब हम क्या बोलेंगे, क्या एक्स पे लोग एक्स डाल रहे हैं और हम दिन रात देख रहे हैं कि लोग एक्स पे एक्स डाली जा रहे हैं। तो अब ये जो कॉल्स का सिलसिला है एक्स पर शुरू हो जाएगा और मुझे लगता है ऑलरेडी हमारे पास बहुत एम्पल ऑप्शंस हैं कॉल्स के लिए और आप कॉल कर सकते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप है और भी बहुत सारे हमारे पास जो है ना एप्लीकेशंस। अब तो व्हाट्सएप में भी ऑप्शन आ गया ना वीडियो मैसेज वाला। पहले वॉइस नोट जाता था, ऑडियो वॉइस नोट। अच्छा, उसके बाद अब वीडियो मैसेज भी जाता है। वीडियो मैसेज तो बहुत पहले जा सकता था, कैमरा ऑन करें और रिकॉर्ड करें, वीडियो मैसेज नहीं, लाइक वो जो हम लोग भेजते थे ना, एक वॉइस नोट भेजते थे प्रॉपर। हाँ जी, उस तरह से अब उसमें एक वीडियो वाला ऑप्शन भी आ गया हुआ। रियली इंटरेस्टिंग। नहीं, मैंने अभी अपना अपग्रेड नहीं किया, वो मुझे रोज आती है नोटिफिकेशन के अपग्रेड कर लें, लेकिन मैं फिर थोड़ा अभी लेजी हूँ इस मामले में। मुझे लगता है फोन ऐसे ही ठीक चल रहा है मेरा। एनीवेज जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चॉकलेट की। और जब चॉकलेट की बात करते हैं, इस सेगमेंट का बेसब्री से इंतजार था, ये अपने नाज़रीन को बताना बड़ा जरूरी है। कल से इंतजार था और वो कल से बार बार कह रही थी कि आज हम चॉकलेट पे बात करेंगे या नहीं। तो हिना
स्टेज इज ऑल योर्स। बात करें चॉकलेट पर जितनी बात करें। अच्छा, आप पहले उसकी थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहेंगे? मैं हिस्ट्री बताता हूँ जी चॉकलेट की, और इसकी तारीख तकरीबन 2000 साल पुरानी है जी। और पुरानी तहजीबों में चॉकलेट को खुदा की तरफ से भेजा गया तोहफा समझा जाता था। ज़माना कदीम में चॉकलेट सिर्फ अमीर तरीन लोगों तक ही पहुंचती थी, जिसे वो दौलतमंदी की अलामत समझते थे। एज़टेक कल्चर में कोका बीज की कदर सोने से भी ज्यादा थी, और 1500 साल कबल मसीह में कोका बीज को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। इस वक्त 100 बीजों के एवज एक गुलाम खरीदा जा सकता था। और 15वीं सदी में चॉकलेट लातीनी अमेरिका से निकलकर पहले यूरोप, बाद में वस्ती अमेरिका में पहुंची, जबकि 16वीं सदी में चॉकलेट पूरे यूरोप में फैल गई। 1615 में स्पेन की शहजादी एना ने फ्रांस के बादशाह लुई 13 से शादी की, और उस मौके पर उन्हें चॉकलेट का तोहफा दिया था, तो और जिसकी पूरे फ्रांस में धूम मच गई। इसके बाद चॉकलेट का जुनून ऐसा सर चढ़कर बोला कि यूरोप के हर मुल्क ने अपने कोका के बागात लगा लिए। 18वीं सदी में चॉकलेट को बतौर मशरूब इस्तेमाल किया जाने लगा, और 19वीं सदी के वस्त में बरतानिया में पहली बार चॉकलेट को ठोस शक्ल दी गई, जिसके बाद देखते ही देखते चॉकलेट पूरी दुनिया में फैल गई। और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू फिर आप बताएं। बिल्कुल, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे बात कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है जी। अभी जदीद तहकीक के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि चॉकलेट में पाए जाने वाले जितने भी कुदरती अज्जा हैं वो हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फिर ये कहते हैं कि हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखती है चॉकलेट, और बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस को ख़त्म करती है चॉकलेट, और मूड बूस्टर है। ये आपके मूड को खुशगवार बनाती है, और फिर आपके जिस्म में तवानाई भी पैदा करती है, और इंसान जो है ना वो सारा दिन चाको चौबंद रहता है अगर आप चॉकलेट खा लेते हैं। ये किस टाइप की चॉकलेट है जो ये सब करती है, जो हमारे यहाँ मिलती है, उनमें भी ये सब? हमारे पास आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट लेकर आई हूँ। वैसे कहा यह जाता है कि चॉकलेट जो है वो बहुत सारे लोग मोहब्बत के इजहार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, फिर रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए भी चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आई हूँ। आप देखें कितना क्यूट ये रैप हुआ है। कैडबरी की ये चॉकलेट है, डिलाइट चॉकलेट। दिस इज फॉर यू, आई ओपन इट फॉर यू। यस, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट चॉकलेट्स। और अगर कैडबरी की बात करें तो भाई बहुत ही जबरदस्त चॉकलेट होती है, बहुत हम बेस्ट इंग्रेडिएंट से ये बनाई जाती है। खुशियां बांट रहे हैं जी चॉकलेट जी। एंड व्हेन यू ईट इट दिस लिटरली मेल्ट्स इन योर माउथ, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। और अक्सर ये होता है कि चॉकलेट जो है आपका मूड ऑफ होता है, आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं क्योंकि हम लोग की जॉब इस तरह की है, बहुत मुश्किल खबरें भी पढ़नी पड़ती हैं, लोगों को बताना पड़ता है। तो व्हाट डू वी डू? वी चॉकलेट, कैडबरी की। एनर्जी जब लो हो तो आप कैडबरी की चॉकलेट अपने पास रखें, जब आपका मूड ऑफ हो कैडबरी की चॉकलेट अपने पास रखें, जब आपने मोहब्बत का इजहार करना हो कैडबरी की चॉकलेट अपने पास रखें। कैडबरी की चॉकलेट की बेस्ट बात पता है क्या है? सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल। अच्छा, मजे की बात यह है कि चॉकलेट भी है, मतलब इसके फवाइद की अगर बात करें तो बहुत जबरदस्त फवाइद हैं, फिर इट्स वेरी अफोर्डेबल, और रिश्तों में मिठास पैदा करती है। ये है ना कैडबरी डिलाइट। और कैडबरी डिलाइट ये चॉकलेट है जी। इसकी पैकिंग आप देखें, आई लव द कलर, कलर इज रियली गुड। और ये आप भी अपने रिश्ते मजबूत कर सकते हैं, अपने चाहने वालों को कैडबरी की ये चॉकलेट दे सकते हैं। और चॉकलेट के बारे में कहा जाता है पहले से मजबूत हैं, कैडबरी डिलाइट खाकर उन्हें मजीद मजबूत किया जा सकता है। अच्छा, चॉकलेट की अगर बात करें तो ये हमारे रिश्तों में जो है ना मजबूती लाती है, और रिश्तों में निखार आता है। तो मुझे लगता है अगर आप सोच रहे हैं किसी को कोई गिफ्ट देने के बारे में, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैडबरी की डिलाइट चॉकलेट इज द बेस्ट ऑप्शन। आप एक अच्छा सा बुके बनवाएं, उसके साथ आप ये अच्छा सा ये चॉकलेट्स लें, इसका बोल भी आप दे सकते हैं, चॉकलेट बास्केट बनवा सकते हैं, और अपने और ये अब मुझे चाहने वालों को मुझे ऐसे क्यों वाइब आ रही है कि आप मुझे इस टाइप का कुछ गिफ्ट करने वाले हैं जल्दी? नहीं, दिस बोल इज माइन, आई एम सॉरी, आई डू नॉट फील लाइक शेयरिंग इट विद यू, लेकिन मैंने आपको एक चॉकलेट दी है। और अभी ही ना, जब ये सारी चॉकलेट्स खा लेंगी फिर उसके बाद ये कहेंगे बहुत ज्यादा कैलोरीज ले ली हैं, और मेरे अब मुझे जिम जाना पड़ेगा अब भी। अच्छा, वैसे इसमें चॉकलेट के बारे में नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं। चॉकलेट को लेके तो मुझे लगता है कि जरूर खानी चाहिए, बिकॉज इट्स मूड बूस्टर भी है, फिर आपका स्ट्रेस भी खत्म करते हैं, एंड इट ब्रिंग्स बेसिकली जॉय इन आवर लाइव्स। और अगर हम अपने रिलेशंस की बात करें, अपने लव्ड वंस की बात करें, अगेन हम बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं कि गिफ्ट क्या दें, और गिफ्ट देना बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन चॉकलेट एक ऐसी चीज है हर एज ग्रुप को पसंद होती है। तहकीक के मुताबिक ये भी पता चला है ना कि कुछ लोग एक्सरसाइज करते वक्त या कुछ क्या कहते हैं, कोई एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म कर रहे हैं, साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, तो वो करते वक्त जब वो एनर्जी ड्रेन महसूस करते हैं कि एनर्जी अब उनकी खत्म हो रही है, तो उस दौरान भी वो चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं।
और चॉकलेट यूज करने से एक उन्हें जो है ना बूस्ट मिलता है, मूड तो अच्छा होता ही है, एनर्जी भी बूस्ट हो जाती तो है। आपका अक्सर जो है ना शुगर लेवल लो हो रहा होता है प्रोग्राम से पहले, सो वन मोर फॉर यू, थैंक यू लेटर, ठीक है। और चॉकलेट एक और ना खा ले, वैसे आई थिंक मैं कह रहा हूँ कि हम लोग ये सारी बारी बारी खाते हैं, बड़ी अच्छी है, बहुत मजा आ रहा है खाने का। टीम के साथ भी ये शेयर करेंगे बिकॉज़ दिस इज रियली गुड। एंड इसकी अगर हम उसकी बात करें, साइज की बात करें, तो बड़ा ही हैंडी सा है, आप इसको अपने क्लच में भी रख सकते हैं, खवातीन के लिए मैं ये और ये सारी मैं वैसे अपनी जेब में भी रख सकता हूँ, अभी मैं रख लेता हूँ और हम मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद, तब तक मैं इस चॉकलेट का कुछ कर लूँ, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। खाती हूँ तब तक ये चॉकलेट। And we're right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान। अगर हम खूबसूरती की बात करें, खूबसूरत नजर आने की बात करें, तो ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि खूबसूरत नजर आए, लेकिन आमतौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली जो गोरी रंगत है उसको ही खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। हालांकि दुनिया में खूबसूरती का मयार कुछ और है और वहाँ पर ये अगर गोरे रंग की बात करें तो उसको बिल्कुल अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि अगर आपका अच्छा कॉम्प्लेक्शन है, आपका वीटिश कॉम्प्लेक्शन है, गंदमी रंग है आपका, तो आपको बहुत ज़्यादा पुरकशिश समझा जाता है और ये कहा जाता है कि आपके फीचर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमें बहू भी गोरी चाहिए, हमें बेटी का रंग भी बहुत गोरा चाहिए, चाहे हमारा अपना रंग जैसे दामाद भी है, भी गोरा चाहिए, और दामाद तो गोरा होना जरूरी है भाई। और ये कॉम्प्लेक्स हमने कहाँ से अडॉप्ट कर लिया है, और ये वेस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जब हम लोगों को देखते हैं, और वहाँ पे मैं जब अक्सर ट्रैवल भी करती हूँ अजीम, तो वहाँ पर लोग टैनर्स लगाते हैं सन टैन करने के लिए, वो टैनिंग ऑयल फीचर्स को खूबसूरती में कंसीडर करते हैं। वो इतने गोरे हैं, और वो जब भी बीच पे कोई ऐसी जगह पे जाते हैं, हम लोग सनबर्न से बचने के लिए, कॉम्प्लेक्स कॉम है ना हम लोग, तो हम लोग वो सन ब्लॉक थोप के जा रहे होते हैं, whereas if you talk about them तो वो टैनिंग ऑयल्स लगाते हैं। और इसमें कॉम्प्लेक्स में मुझे लगता है कि माओं का भी बहुत बड़ा किरदार है, जो बेटियों को ये कहती है कि जी तुम अपने रंग को साफ कर लो, देखो रिश्ते तभी अच्छे आएंगे जब तुम गोरी होगी। तो गोरी होने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इससे कैसे बाहर निकलें, और ये जो 50 क्रीम्स मिक्स करके हम अपने मुंह पे लगा के गोरी हो जाते हैं, तो बाहर निकलें, लेकिन अगर लोग वाकई गोरा होना चाहते हैं तो वो गोरा कैसे हो, वो भी तो बात करेंगे ना। मुझे तो ये लगता है गोरे होने की ख्वाहिश खत्म कर दें, क्योंकि आपका अपना रंग अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया, उसको बेहतर करें, उसको हेल्दी करें, ना कि उसको गोरे में होने में, गोरा करने में तब्दील करने की कोशिश करें। खैर जी, इस पर तफसील से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नैयर आपा, जो कि हर्बलिस्ट है। थैंक यू नैयर आपा। हाँ जी, आप लोगों का शुक्रिया। नैयर आपा सानू की हो गया है, ऐसी क्यों अंग्रेज़ां दे पीछे पै गया, क्यों असी गोरा होना चाहते हैं? बस वही वाली बात जो भी आपने की कि एक कॉम्प्लेक्स है, एक हम लोगों ने अपने माइंड में सेट कर लिया कि गोरा रंग खूबसूरती है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने यूरोप की बात की कि वो टैनिंग ऑयल्स वगैरह लगाते हैं, बेसिकली वो जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा डल है या सांवला कलर है, वो क्या चीज़ है और उसकी अफादियत, उसके फ़ायदे क्या हैं। बेसिकली जो मेलानिन पिगमेंट है, जो आपके कलर को टोन देता है, आपके बालों को कलर टोन देता है, ये आपकी एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि आपको यूवी रेज से बचाती है। आप देखें, जिनका बड़ा गोरा रंग होता है और उनके बालों का कलर भी लाइट होता है, धूप में जाते हैं तो वो गोरे होते हैं, लाल हो जाती हैं, रेड हो जाती हैं और खूबसूरत हो जाते हैं, जबकि जो सामने लोग हैं वो धूप में जाते हैं वो थोड़े से और टैन हो जाते हैं। क्यों? बेसिक इस चीज़ के ऊपर कभी किसी ने गौर नहीं किया। जो गोरे रंग है, जिनकी बड़ी फाइन स्किन है और लाइट कलर है बालों का, आप देखें 35 के बाद ही उनकी जो है वो रिंकल्स आना शुरू हो जाती हैं। उनकी एज नहीं होती लेकिन झुर्रियाँ आ रही होती, जबकि जिन लोगों का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा सांवला होता है या डार्क होता है, बालों का रंग भी उनका आप देखें कि डार्क होता है, वो 50 साल की उम्र में भी उनके रिंकल्स नहीं होती। इसलिए कि जो यूवी रेज हैं, जो धूप की शुआएं हैं, वो आपकी स्किन का मॉइस्चर जो है वो लॉस कर देती हैं, मॉइस्चर जो है वो आपका खींच लेती हैं। उसके बाद धूप में जाते हैं, धूप की शुआओं की वजह से आप देखें कि बिल्कुल पिंक स्किन इसलिए हो जाती है कि आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो फैल जाती हैं। तो ब्लड वेसल्स के फैलने और श्रिंक होने का जो अमल है, एक तो वो भी रिंकल्स को लेके आता है, आपका मॉइस्चर लॉस होता है। सांवला रंग नेमत है, आपको जल्द बूढ़ा नहीं होने देता। हाँ, अगर आपके पिगमेंटेशन है, आपके जो है वो पैचेस स्किन के ऊपर बने हुए हैं, धूप के बाद जो है वो आपकी, जिसको आप फ्रैकल समझना शुरू हो जाते हैं, सन बर्न हो जाता है, आपकी टोन इवन नहीं है, उसको आप इवन कर सकते हैं। तो आपा, ये जो लोग हैं जिनका गोरा रंग है, क्या वो टैन किसी तरह हो सकते हैं अगर वो टैन होना चाहें? और ये जिस तरह आप देखिए, वो सन बात लेते हैं, वो लोग जो उन यूरोप वगैरह में ठंडे इलाकों में जहाँ धूप नहीं होती, तो वो उन एरिया की तरफ, उन कंट्रीज की तरफ रुख करते हैं
जहाँ धूप होती है, क्योंकि धूप के अंदर जो है वो मेलानिन जो है वो आपका इवॉल्व होता है, बनता है, वो पिगमेंट बनता है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो पिगमेंट उनकी बॉडी के अंदर बने। तो उसमें ये है कि जिन लोगों का कलर फेयर है वो अगर चाह रहे हैं कि उनके रिंकल्स ना आए, उनकी स्किन की टोन जो है वो इवन रहे, तो उसके लिए जो है वो इस तरह की रेमेडीज़ है कि आप उन्हें यूज़ करते हुए, जिस तरह से अभी आपने टैनिंग ऑयल बताया, सन ब्लॉक जो है वो आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका जो कलर है, जो टोन है वो इवन रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो गोरा चिट्टा रंग है वो कोशिश करे कि वो टैनिंग में चला जाए। वो अब आजकल इंजेक्शंस वगैरह या लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, या जो सांवले हैं और इस तरह के इंजेक्शंस वगैरह ट्रीटमेंट्स हैं कि वो लगवा के जो है वो गोरे होने की तरफ जो है वो जा रहे हैं। जो आपकी टोन जो आप लेके पैदा हुए हैं वो आप उसको जो है वो नहीं बदल सकते। आर्टिफिशियली अगर आप उसको चेंज करेंगे तो आपको पता है फिर उसके जो साइड इफेक्ट्स। सांवले रंग के हैं और या कोई और रंग है उनका, और वो गोरे रंग चाहते हैं कि उनका रंग गोरा हो जाए, तो ये ख्वाहिश कोई गलत ख्वाहिश नहीं, ख्वाहिश जो है वो गलत ख्वाहिश तो नहीं है, लेकिन अगर आपका जो है वो टोन बहुत ज़्यादा डार्क है और आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल गोरे चिट्टे हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक दो लाइटर जो है वो आप टोन को जो है वो लाइट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो है ये गोरे रंग के चक्रों के अंदर 4-5 क्रीमें, 10-10 क्रीमें जो मिली ढेरों के हिसाब से उठा ली, उन्हें जो है वो मिक्स करके लगाने से आप देखें कि मोस्टली जो लोग ये यूज़ कर रहे होते हैं उनकी स्किन की लेयर इतनी थिक हो जाती है, उनकी ब्लड वेजल्स नज़र आ रही होती हैं कि ज़रा सा पसीना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, किचन में जाती हैं, हीट नहीं बर्दाश्त होती, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन की वजह से जो है 10 में से अगर एक को सूट कर गई, बाकी लोगों को जो है वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स को फेस करना पड़ता है, लेकिन फिर भी यूज़ कर रहे होते। तो काइंडली आप इन चीज़ों को की तरफ मत जाएं। अल्लाह ताला ने जो आपको कलर दिया है, जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आप जैसा भी रंग है वो अच्छा है। अल्लाह ताला ने सबको बहुत खूबसूरत बनाया। बिल्कुल, और नाज़रीन को यहाँ बताना चाहेंगे बिल्कुल कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, नैयर आपा से आप लाइव बात भी कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी किस्म का रिलेटेड टू स्किन, तो आप अपने स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं वहाँ पर कॉल करके नैयर आपा से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जी नैयर आपा। अच्छा नैयर आपा, हाँ जी, जिन लोगों की पिगमेंटेशन है, फ्रैकल्स हैं, टैनिंग है, सनबर्न है, उसके लिए मैं एक जो है वो नुस्खा, सफूफ नुस्खा या उपटन जो भी आप कह लें, इसको ये रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इतनी इफ़ेक्टिव है कि अगर आप इसको बना लेते हैं, चाहे ख़वातीन हैं चाहे जेंट्स हज़रात हैं, किसी भी तरह का उनका इशू है, ना सिर्फ ये कलर को फेयर करेगा बल्कि आपकी स्किन की टोन को इवन करेगा। अगर आपके स्कार्स एक्ने के बाद जो खड्डे पड़ जाते हैं वो जो है वो इवन होंगे, और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो स्किन में बन रहे होते हैं उसको भी जो है ये ख़त्म करेगा। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, पंसारी की दुकान से भी मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें आपके किचन में होंगी। आपने करना ये है कि आधा कप आपने माश की दाल लेनी है, आधा कप आपने मसूर की दाल लेनी है, आधा कप आपने चावलों का आटा लेना है। ठीक है, इनको आप ग्राइंड करके इनका जो है वो पाउडर बना लें। इसके अंदर आपने 1 खाने का चम्मच जो है वो नौशादर का डालना है, 1 खाने का चम्मच हल्दी का डालना है, और इसके अंदर पंसारी से आपने 2 चीज़ें लेनी है। एक लेनी है बापची, बापची के बीज, ठीक है, बाउची या बापची उसको कहते हैं, जिस तरह से काली मिर्च होती है ना, उसके बीज, उस तरह के बीज होते हैं। और उसके बाद कुश्ते शीरी, ये 2 हर्ब आपको जो है वो पंसारी से लानी पड़ेंगी। आप जो है वो एक छटांक लेके उसका पाउडर जो है वो बनवा के आप इसके अंदर डाल दें। ठीक है, ये आपका जो सफूफ है, पाउडर है, आपके जो है वो अनवांटेड आपके फेशियल हेयर है उसको रिमूव करेगा, आपकी छाइयों को रिमूव करेगा, आपकी टोन को इवन करेगा। इसको नेक पे भी लगा सकते हैं, हाथों पे लगाएं, पाँव पे, फुल बॉडी पे जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का तरीकाकार ये है कि शाम में जब आप फारिग हुए हैं, फेस को आप वॉश करें, इस पेस्ट को आपने दही के अंदर जो है वो बनाना है, क्योंकि दही के अंदर लैक्टिक एसिड है जो कि नेचुरली स्किन वाइटनर है। ठीक है, तो आपने जितना पाउडर अगर फेस पे लगाना है तो आप ये वाले उपटन का पाउडर 1 टेबलस्पून लें, दही में मिक्स करके इसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसको आप पूरे फेस पे जो है वो फेस पैक की तरह से लगा लें, 10 मिनट के लिए लगा रहे। 10 मिनट के बाद आप बड़ा जेंटल सा, अगर ड्राई हो गया तो थोड़ा सा जो है वो पास पानी रख लें, उसमें आप ड्राई को आपने रब नहीं करना, उससे ये है कि आपकी स्किन खिंचेगी, रिंकल्स आएंगी, तो हल्का सा डिप करके आप मसाज करते हुए उसकी बट्टियाँ बना बना के, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके ब्लैक हेड्स हैं, आपके अनवांटेड फेशियल हेयर हैं,
तो आप सर्कुलर मोशन में बड़ा जेंटल सा मसाज करते हुए बट्टियां बना के इसको उतारें। 5-7 मिनट के लिए बट्टियां उतार के इसकी सादे पानी से चेहरे को वॉश कर लें। और बाद में आपने सिंपल आपने दूध लेना है 2 टेबलस्पून, उसमें 1 चुटकी आप हल्दी की डाल दें, चंद कतरे लेमन जूस के। हुमैरा है हमारे साथ मियां चन्नू से। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? जी नहीं आप लाइन कट गई है, गुफ्तगू जारी रखें। तो फेस को वॉश करने के बाद ये वाला जो दूध है जिसमें हमने हल्दी और चंद कतरे लेमन जूस के 2 टेबलस्पून मिल्क, गर्मियां हैं तो इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लें। कॉटन के साथ आप टैप टैप करके अपने फेस पे लगाते जाएं, टैप टैप करके सारा दूध अपनी स्किन को पिला दें। अगर सर्दियां हैं, ऑयल ड्राई स्किन है आपकी, आप चाह रहे हैं कि हमारी रिंकल्स वगैरह भी हमें कोई कोल्ड क्रीम वगैरह नहीं लगानी पड़े, आप इसमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल या थोड़ी सी मलाई इसी दूध में ऐड कर लें। ये आपकी बेहतरीन मॉइस्चराइजिंग वाइटनिंग क्रीम टोनर आपका जो है ये रेडी होगा। अच्छा, बहुत ही, ये तो आपने जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स बताए हमारे किचन में भी अवेलेबल होते हैं। नैयर आपा, इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर है समरा फ्रॉम मियां वाली। जी समरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। समरा तनु सराइकी तांदी हो सी? हाँ। अच्छा, आपा को लोकेशन पूछना चाहते हो तुसा? समरा, पहले तो अपनी टीवी दी आवाज बंद करो, बाद विच अपनी आवाज ते अपनी शक्ल अपनी गल्लां बाद तुसा सुनाए। जी सराइकी आंदी है सानू। जी आ, तुसा अपनी टीवी दी आवाज हल्की करो, वत तुसा बाद सुनाए। जी 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 हाँ हुन आवाज मटी कर थोड़ी से। चलो चंगा कीता ने। हुन पूछना कैसे चाहते हो नैयर आपा कोलू? अच्छा, पूछना चाहते हैं चेहरे से हाथों पे खुश्की होती है। अच्छा ठीक है, तो इसका हल क्या है? यही पूछना चाहते हैं। ठीक है समरा, बहुत शुक्रिया। मियां वाली से आपने हमें कॉल की, नैयर आपा से हम इसका जवाब पूछ लेते हैं। समरा पूछना चाह रही हैं कि चेहरे पे हाथों पे खुश्की होती है, तो इसका हल क्या है? हाँ जी, हाथों की खुश्की इन्होंने बात की। हाथों के लिए मैं स्पेशल जो है ये एक क्रीम है, बना के रख लें, बहुत सस्ती है, तो इसको बना के रख लें। ये आपके हाथों पाँव फुल बॉडी के लिए बेस्ट है, फेस के लिए नहीं। फेस के लिए इसमें थोड़ा सा जो है चेंजिंग करेंगे। हाथों और पाँव के लिए आपने क्या करना है, 1/2 कप के बराबर या 100 ग्राम आपने जो है वो वाइट पेट्रोलियम जेली लेनी है। 100 ग्राम ही आपने जो है वो वैसलिन लेनी, ग्लिसरीन लेनी है। 3 से 4 जो है वो विटामिन ई के कैप्सूल, और कोई भी कैंडल जो घर में होती चाइना की अच्छी वाली वाइट कैंडल लेनी है आपने। छोटी वाली कैंडल को आपने क्या करना है कि आपने हल्की सी आंच के ऊपर उसको मेल्ट कर लेना है। आग तेज नहीं करनी क्योंकि वो आग पकड़ती है। वो जब मेल्ट हो जाए उसको चूल्हे से नीचे उतारें, उसके अंदर वाइट पेट्रोलियम जेली, ग्लिसरीन और विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करके मिक्स करके आप किसी भी कंटेनर में डाल दें। वो आपकी प्रॉपर एक क्रीम बन जाएगी। तो आप अगर कपड़े वॉश करने लगी हैं, आप बर्तन धोने लगी हैं, आप पहले इस क्रीम को जो है वो अपने हाथों पे लगा लें। और नाइट में भी अगर आप लगाना चाह रहे हैं, अपने हाथों को वॉश करके अच्छी तरह से आप अपने पाँव पे हाथों पे लगा लें। आप देखेंगी कि आपकी जो सर्दियों के अंदर भी जो है वो स्किन ऐसे झुर्रियाँ सी आ रही होती हैं, ड्राई होती है। इसके साथ जिन लोगों की क्रैक होती हैं हील्स, तो ये अपनी हील्स को भी वॉश करके जहाँ पे क्रैक्स हैं वहाँ पे अच्छी तरह इसकी फिलिंग करके कॉटन सॉक्स पहन। अच्छा नैयर आपा, अक्सर हम देखते हैं कि फेस तो हमारा बड़ा गोरा गोरा फ्रेश नजर आता है, लेकिन हमारे हाथों का कॉम्प्लेक्शन जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली हमारे हाथों का रंग और होता है, पैरों का रंग और होता है, चेहरे का रंग और होता है। तो फिर लोग ये सोचते हैं कि चलो मुंह पे तो मेकअप कर लिया, हाथ और पैर जो है ना वो। मोहम्मद अवैस हमारे साथ कॉलर हैं जी, आजाद जी पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। जी अवैस कहें, क्या पूछेंगे आप? सर चेहरे के ऊपर पिंपल और छाइयाँ वगैरह हैं, ये बहुत सारी मेडिसिन भी मैंने यूज की हैं, क्रीमें भी यूज की हैं, लेकिन ठीक है आपके पिंपल्स हैं और छाइयाँ हैं। सर मेरे चेहरे के ऊपर छाइयाँ वगैरह हैं, ये पिंपल वगैरह, बहुत ज्यादा मेडिसिन भी यूज की है, लेकिन कोई इसके अंदर फर्क महसूस नहीं हुआ। ठीक है, आपका कुछ पूछना चाहेंगी आप? हाँ जी, इनकी ऑयली स्किन होगी, ओपन पोर्स होंगे बहुत ज्यादा, जिस वजह से इनकी एक्नी है। वो एक्नी को ट्रीट करते करते तो वो जाहिर सी बात, जो एक्नी को ट्रीटमेंट होती है वो स्किन को ड्राई कर रही होती है, जिस वजह से फिर फ्रैकल्स वगैरह और दूसरे इशू जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली इनका जो इशू है ओपन पोर्स हैं, ऑयली स्किन है, एक्नी है। इसके लिए जो है वो एक फेस पैक बताऊंगी, सस्ता सा है, बहुत ईजी है, ये बना के रख लें, डेली बेसिस पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने करना ये है कि नीम के पत्ते लें, धो के उनको शेडो ड्राई कर लें, किचन में रखेंगे, 2 दिन बाद वो ड्राई हो जाएंगे। उनको ब्लेंडर में डालें, ब्लेंड कर ले अच्छी तरह से, उसका पाउडर बना ले।
आधा कप अगर नीम के पत्तों का पाउडर है, उसी के अंदर जो है वो आधा कप मुल्तानी मिट्टी का डाल दें, 1 चाय की चम्मच उसके अंदर ये डाल दें हल्दी का, 1 चाय की चम्मच उसमें फटकरी का डाल दें। ठीक है, ये पाउडर बना के ये रख लें। रात में घर आए हैं, फारिग हैं, थोड़े से दही में या दूध में इसको मिक्स करें, ये वाली पेस्ट अपने फेस के ऊपर लगा लें। आधा घंटा लगा रहे, उसके बाद जो है वो उसको वॉश कर दें। ये ब्लैक हेड वगैरह को भी निकालेगा, एक्नी को ट्रीट करेगा। को डायरेक्टली स्किन पे लगा सकते हैं? हाँ, नहीं, डायरेक्ट कभी नहीं लगाना, वो ड्राई करती है बहुत ज्यादा। आपकी स्किन पे वक्त से पहले जो है वो झुर्रियाँ आ जाती हैं। डायरेक्ट फटकड़ी कभी भी नहीं। मोस्टली मैंने देखा है कि जेंट्स हजरात भी आफ्टर शेव के तौर पे फटकड़ी उठाते हैं और डायरेक्ट लगा देते हैं। डायरेक्ट नहीं लगानी। ठीक है। उसके बाद जिस तरह ये दिन के अंदर जा रहे हैं, ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, रोज़ वाटर लें। रोज़ वाटर के अंदर एक चुटकी जो है वो फटकड़ी की डाल दें, थोड़ा सा जो है वो इसमें नीम की पत्तियां मसल के डाल लें। ठीक है, ये इनका 15 दिन के लिए एक टोनर अपना बना लें। फेस वॉश की आंखें बंद करें, पूरे फेस के ऊपर इसको जो है वो स्प्रे कर लें। इसके साथ ये होगा कि इनके जो ऑयल है वो कंट्रोल रहेगा, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, फटकड़ी भी, और उसके बाद नीम के पत्ते भी। तो उसके साथ ये है कि सारा दिन इनका ऑयल भी कंट्रोल रहेगा, एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से एक्नी नहीं होगी। तो इनकी खुद ब खुद जब एक्नी ठीक होगी तो इनकी दूसरी स्किन के इशू भी खुद ब खुद जो है वो सही होना शुरू हो जाएंगे। नहीं आप ये कुछ मर्द हजरात जो कि ज्यादातर बाइक चलाते हैं, हाँ जी, उसमें हम ये देखते हैं कि हाथ, अब चेहरा तो कवर हो जाता है हेलमेट पहन के, लेकिन हाथों पे आप कई दफा गर्मी इतनी होती है ग्लव्स नहीं पहन सकते। लड़कियों का भी ये मसला है ना, ड्राइव अगर कर रही हैं, चले गाड़ी चला रही हैं, बाइक तो खवातीन हम कम ही देखते हैं चलाते हुए, गाड़ी चलाती हैं तो जी चेहरा फिर भी वो ठीक रहता है, लेकिन हाथों का कलर बहुत ज्यादा टैन हो जाता है। उसके लिए जो है वो मैं होममेड एक जो है वो स्किन ब्लीच जो है वो बताऊंगी। इसको बना के रख लें। जेंट्स हजरात वगैरह नेक जो एक्सपोज्ड एरिया होते हैं वो बहुत ज्यादा टैन हो जाते हैं, तो उसके लिए जो है ये बेहतरीन है। आपने करना यह है कि मूली के बीज, जो मूली के बीज है पंसारी की दुकान से मिलेंगे, बहुत जबरदस्त जो है वो वाइटनिंग भी देते हैं और टैनिंग को रिमूव करते हैं। तो पंसारी की दुकान से रेड कलर के होंगे छोटे छोटे से, उसका जो है ये पाउडर बनवा लें। ठीक है, उतना ही उसके अंदर जो है गंदम का आटा या जौ का आटा, जितने मूली के बीज हैं उतना वो आटा डाल के बस ये 2 चीज़ों को मिक्स करके रख लें। शाम में आप फारिग हुए, आप उस पेस्ट के अंदर थोड़ा सा जो है वो दही या पानी या दूध मिक्स करके आप अपने हाथों पे जो है वो उसका लेप कर लें। 5-7 मिनट लगा रहे मसाज करते हुए, वॉश करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि बिल्कुल आपकी टैनिंग रिमूव हो गई है। दूसरे नंबर पे जो चारकोल है, कोयला है, बारबेक्यू के लिए ढेर आता है, आप क्या करें 3-4 कोयले लें, उसको ओवरनाइट पानी में सोक कर दें, सुबह को पानी से निकाल के धो के एक तरफ रख दें। जब वो ड्राई हो जाए उसको पहले मोटा मोटा क्रश कर लें, उसके बाद ग्राइंडर में उसका पाउडर बना लें। 1 कप अगर वो है, 1 कप उसमें आप जो है वो गंदम का आटा डाल दें। बेहतरीन आपका चारकोल वाइटनिंग जो है वो ब्लीच, आपकी फेस पैक उसको कह लें, उसको जो भी आप नाम देना, कमाल की चीज़ है। तो वो आप जो है वो उसको पेस्ट को लगाएं, 2-4 मिनट लगा के ऐसे जैसे स्क्रब करते हैं ऐसे मसाज कर लें फेस पे, उसको मसाज करके डेली बेसिस पे आप वॉश करें। आप देखें कि आपकी टैनिंग खत्म हो जाएगी। भी कोई इसी तरह का नेचुरल बता दें, क्योंकि बहुत महंगे मार्केट में है, ऑर्गेनिक सनब्लॉक अगर बन जाए तो बिल्कुल क्या बात ऐसे ही है, महंगे भी हैं और दूसरे नंबर पे सूट नहीं कर रहे होते, तो फिर ये कंप्लेन आती है कि हम सनब्लॉक यूज कर रहे हैं उससे टैनिंग हो रही है। बेसिकली जो सनब्लॉक है, जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो हम कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हैं, बेसिकली ये 2 इंग्रेडिएंट है, किसी भी क्रीम में जो है वो डले हुए होते हैं। होममेड सन ब्लॉक के लिए जो विटामिन ई है, नेचुरल सन ब्लॉक है। आप क्या करें कि आप जो है वो रोज़ वाटर के अंदर 3 से 4 जो है वो विटामिन ई के कैप्सूल और 1 टेबलस्पून उसमें एलोवेरा जेल, जस्ट ये डाल के आप एक स्प्रे सा जो है वो बना लें। आपने फेस वॉश किया, आप उसको स्प्रे कर लें। आप धूप में जाने लगे हैं, आप उसको जो है वो फेस पे स्प्रे कर लें। ये आपका नेचुरल जो है वो सन ब्लॉक है, बिल्कुल सस्ता तरीन। बालों के लिए अगर आप, क्योंकि बालों को हम प्रोटेक्ट नहीं करते, सन से डैमेज हो जाते हैं, कलर उनका जो है वो फेंट हो जाता है। जो ये लेमन ग्रास है जिसका हम कहवा पीते हैं, वो बेहतरीन जो है वो यूवी रेज से आपको प्रोटेक्ट करता है। तो उसका जो है वो आप अगर पानी निकाल के उसका कहवा सा बना के आप अपने बालों पे जो है वो फाइनल रेज उसको कर लें, या जाने लगे हैं बाहर धूप वगैरह में आप स्प्रे कर लें। एक तो बहुत जबरदस्त उसका अरोमा बड़ा रिलैक्सिंग है, और दूसरा बालों को आपके बालों को वही आप अपने फेस पे भी जो है वो उसको स्प्रे कर ले। बेहतरीन सन ब्लॉकर है। बहुत शुक्रिया नैयर आपा, बहुत ही प्रोडक्टिव ये डिस्कशन आपके साथ रही। आई एम श्योर हमारे देखने वालों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। जब भी नैयर आप आती हैं तो हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आई एम श्योर आप भी बहुत मुस्तफीद हुए होंगे और आपने बहुत ही अच्छी
बात की कि रंग जो है ना ये गोरा करने वाले फिनोमेना से अब हमें बाहर निकल आना चाहिए। अब रंग का तरीके हमने सारे रंग गोरे करने वाले पूछे हैं वैसे। वापस आएंगे जरूरी है, चलिए अगर आप समझते हैं कि आपका रंग टैन हो गया है तो फिर ठीक है, वरना कोई गोरे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका गंदमी रंग है, अपनी स्किन टोन को एम्ब्रेस करें और उसी में खुश रहें। अभी लेंगे एक ब्रेक, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो और मजीद जबरदस्त टॉपिक्स पे आपसे बात करेंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और इस सेगमेंट में हमेशा की तरह हम पाकिस्तान का जो सकाफती विरसा है, जो घूमने फिरने वाली जगह हैं, वो अपने नाजरीन को दिखाते हैं। तो आकाशा गुल हमारी साथी एंकर जो कि पहुंची हड़प्पा, और वहाँ पर उन्होंने क्या मनाजिर देखे और उनको कैमरे की आंख से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। मुलाहिजा कीजिए। व्यूअर्स, हड़प्पा के नाम के हवाले से माहिरीन की मुख्तलिफ आरा मिलती हैं। पहली तो ये कि इस खित्ते का नाम हरी यूपिया था, जो कि संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है, और फिर ये लफ्ज़ आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ता हुआ हड़प्पा बन गया। फिर एक और राय के मुताबिक हड़प्पा पंजाबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब होता है निगल जाना या खा जाना। चूँकि यहाँ पर तबाही आई और ये पूरे का पूरा शहर या खित्ता कह लें तबाह हो गया, ख़त्म हो गया, यानी हड़प से गरक शुदा शहर, खा लिया गया जिस शहर को। अच्छा, फिर एक और राय के मुताबिक पता चलता है कि ये लफ्ज़ पंजाबी का एक और लफ्ज़ हड़, यानी जिसका मतलब होता है सैलाब, उससे निकाला गया। चूँकि ये जो खित्ता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलाब आते हैं, तो ये शहर जो है वो सैलाब का ढला हुआ शहर कहलाया गया, यानी सैलाब ने इस शहर को खा लिया, ख़त्म कर लिया, तो उस वजह से भी इसको हड़प्पा कहा जाता है। व्यूअर्स, मैं पहुंच चुकी हूं हड़प्पा के खंडरात में, साहिवाल से तकरीबन 35 किलोमीटर मगरिब के जानिब। आसार कदीमा की रिसर्च से, इसकी स्टडी से पता चलता है कि ये सकाफत यानी हड़प्पा की ये तहजीब उस वक्त तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन थी। उस वक्त के लोग भी तिजारत, मुजस्समा साजी, बर्तन साजी, फिर ज़राअत और फिर मनसूबाबंदी, इस सब के माहिर थे, और तिजारत के ज़रिए ही उन्होंने मेसोपोटामिया और सेंट्रल एशिया से ताल्लुकात कायम किए। और ये जो सारा एरिया है ये उस वक्त की एक कॉलोनी का है, जिससे पता चलता है कि वो लोग भी कम्युनिटी सिस्टम से रहा करते थे। और मज़े की बात यह है कि हम आज सैनिटरी सिस्टम देखते हैं, यानी पानी की निकासी के बेहतरीन से बेहतरीन तरीके लेके आते हैं, लेकिन उस वक्त यानी हज़ारों साल पहले भी लोग बेहतरीन जो पानी की निकासी थी उसको फॉलो करते थे। और ये जो तहजीब थी ये तकरीबन 3500 साल कब्ल मसीह ख़त्म हो चुकी थी। जी तो नाज़रीन, मैंने आपको विज़िट करवाई हड़प्पा की आर्कियोलॉजिकल साइट, और मैं तो हैरान हो गई, आप भी मेरे साथ हैरान हो गए होंगे कि कैसे खुदाई की गई होगी, कैसे यहाँ से चीज़ों को निकाला गया होगा, और अब तक ये प्रोसेस जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हड़प्पा म्यूज़ियम के बिल्कुल सामने, जिसको 1926 में कायम किया गया था। और इस म्यूज़ियम की ख़ास बात यह है कि उस तहज़ीब की जो बाक़ियात हैं, जो आसार हैं मिले, वो यहाँ पर इतने खूबसूरत अंदाज से महफूज किए गए हैं कि हम भी देख सकते हैं और हमारे आने वाली बाद की नस्लें भी देख सकती हैं। अंदर मुझे पता चला है कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। उस तहज़ीब का तर्ज़ ज़िंदगी, खाना पीना, रहना सहना, उनका चाल चलन, उनके कपड़े, ज्वेलरी, बहुत कुछ है देखने को। तो आइए अंदर चलते हैं और विज़िट करते हैं हड़प्पा म्यूज़ियम। व्यूअर्स, म्यूज़ियम में दाखिल होते ही मेरा एक जो सोच थी ना वो तो बदल गई।
मैं स्टैम्प्स को बड़ा इजी लेती थी, मेरे लिए था कि स्टैम्प्स हैं एक नॉर्मल सी चीज़ होती है। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि पुराने दौर की जो नवादरात हैं उनमें अहम तरीन चीज़ ही स्टैम्प्स को समझा जाता था। मतलब उस दौर में भी पब्लिक डीलिंग होती थी, प्रोफेशनल डीलिंग्स होती थी, जो कि हम आज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखें उस दौर की स्टैम्प्स पड़ी हैं, हज़ारों साल पुरानी। और इनकी ख़ास बात यह कि ये चौकोर फॉर्म में बनी हुई हैं। कुछ पे डिफरेंट एनिमल्स बने हुए हैं, कुछ पे इंसानी शक्लें बनी हुई हैं, कुछ पे राइटिंग्स लिखी हुई हैं उस दौर की। तो इन स्टैम्प्स को देख के मेरा दिल भी कर रहा है कि मैं भी अपने नाम की ना एक स्टैम्प बना लूँ, ताकि हज़ारों साल बाद जब यहाँ पे खुदाई हुई इन इलाकों में तो पता चला कि अच्छा जी उकाशा गुल नाम की भी कोई बंदी थी और मेरी स्टैम्प भी किसी म्यूज़ियम में लगी होगी। तो खैर आई विश कि ऐसा हो पाए, वो तभी होगा जब मैं स्टैम्प बनाऊँगी। अच्छा, ये जो सेक्शन है यहाँ देखा जाए तो ये कुछ मिट्टी की ज्वेलरी और चीज़ें पड़ी हुई हैं। देखने में ऐसे लगता है कि ये लोगों ने अब बना के रखी हैं, ऐसा नहीं है। ये जो मुजस्समा है ये तो अब बनाया गया है, लेकिन इसको जितनी भी ज्वेलरी पहनाई गई है, वो चाहे बैंगल्स हैं, चाहे वो नेकलेस हैं, हार शार जो भी हैं, फिर उसने सुरमा पकड़ा हुआ है और नोज़ पिन पहनी हुई है, ये सब उस दौर की ज्वेलरी है। यानी औरत जो है वो बनी ही बनाओ सिंगार के लिए, कोई भी दौर हो, चाहे वो हज़ारों साल पहले का हो, हज़ारों साल बाद का हो, या बाद का भी होगा। मुझे लगता है कि जो बनाओ सिंगार है ना वो ख़त्म नहीं होने वाला। अच्छा, ये जो हैं ये कुछ सीपियाँ और घोंगे हैं जो चूँकि इस इलाके के करीब से ही दरिया रावी गुजरता है, तो दरिया रावी में से इनको निकाला गया और फिर उन्हीं सीपियों से मुख्तलिफ चीज़ें बनाई गई हैं। जैसे ये चूड़ियाँ आप देख रहे हैं तो ये सीपियों के मटेरियल से बनाई गई हैं। फिर ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें बनी हुई हैं, तो ये मुझे पता चला है कि ये बच्चों के खेलने के लिए छोटे छोटे जो टॉयज़ होते हैं वो हैं, या घर की आराइश के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप ये देखें कि उस दौर के हाथी का किसी का दांत पड़ा हुआ है। वाओ, अच्छा जी। उसके बाद अगर हम इस सेक्शन की तरफ आएँ तो ये सारी चीज़ें हैं आपके घर में जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होती हैं। ये बर्तन हो गए, ये छोटे छोटे पॉट्स हो गए, और ये जी सिल बट्टा, तो जिस पे वो आटा, गंदम और ये चीज़ें ग्राइंड करते हैं ना। और ये बल्कि ये जो आप देख रहे हैं ये काली सी फॉर्म में ये गंदम है। ये कहते हैं कि जब मिली थी ना तब पता चला था अच्छा यहाँ पे कोई तहजीब रहती थी और एग्जिस्ट करती थी और गंदम इस्तेमाल होती थी। मतलब गंदम इतनी पुरानी चलती आ रही है। ये जो आपको सुराख नुमा चीज़ नज़र आ रही है, इस पर इतने ज़्यादा सुराख आवेज़ हैं, ये एक फ़िल्टर है जो फ़िल्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। और हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने अपने घरों में आज फ़िल्टर लगाए हैं और हम बड़े तरक्की याफ्ता हो गए। तो भाई उस दौर में भी मतलब फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस होता था, लोग पानी शानी प्रॉपर फ़िल्टर करके पीते थे। ये वाले सेक्शन में अगर देखें तो जैसे हमारे घरों में डिनर सेट होते हैं, मेहमान आते हैं तो हम स्पेशल डिनर सेट निकालते हैं ना, तो ये उस दौर का डिनर सेट है। ये परातें पड़ी हुई हैं, बड़ी ट्रे समझ लें, और फिर ये छोटे मोटे ग्लासेस हैं, फिर उसके अलावा ये छोटी छोटी जिन्हें डोंगे कहते हैं, कौलियाँ कहते हैं, प्लेट्स कहते हैं, तो ये सब पड़े हुए हैं। लेकिन अभी और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस म्यूज़ियम में आपको दिखाने के लिए, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हड़प्पा की तहजीब है हज़ारों साल पुरानी। यहाँ पर कई किस्म की कौमें गुजरी और फिर कई किस्म की कौमों के मुख्तलिफ मज़ाहिब। अब वो अपनी डेड बॉडीज़ के साथ कैसा ट्रीटमेंट करते थे, इस सेक्शन से पता चलता है कि ये जो कौम थी ये अपने मुर्दों को जंगल में या किसी वीरान जगह पर खुला छोड़ देते थे। वहाँ पर चील, कव्वे, मुख्तलिफ जानवर आके गोश्त सारा नोच लेते थे। फिर वो हड्डियों को क्या करते थे कि पॉट्स में रख के और उन पॉट्स को ज़मीन में दफन कर देते। अच्छा, अब जो रोज़मर्रा के जो पॉट्स होते हैं वो डिफरेंट होते थे, लेकिन जो ज़मीन में दफन करने वाले पॉट्स होते थे वो मुख्तलिफ अंदाज में बनाए जाते थे। उन पर मुख्तलिफ शक्लें बनाई जाती थी, जिसमें मोर, चीलें, कव्वे, इस टाइप की चीज़ें, ताकि मतलब उनका ये अकीदा था कि हमारे मुर्दे की तरफ अगर कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई भी ऐसी कब्र से चीज़ निकले और वो हमारे मुर्दे को ख़राब करने का अगर खदशा हो तो वो ना हो, वो डर के चला जाए। अच्छा, इस सेक्शन से पता चलता है कि ये जो कौम थी ये क्या करती थी, इनका एक अकीदा था कि हमारा जब मुर्दा ज़मीन में हम उसको दफन करेंगे तो ज़ाहिर है अगली ज़िंदगी में भी उसको इस्तेमाल की चीज़ें चाहिए होंगी। तो वो क्या करते थे कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती थी, जैसे पॉट्स हो गए, ग्लास, बर्तन, सब कुछ, फिर गंदम हो गए, मतलब मुख्तलिफ अजनास, फिर जानवर रख देते थे। लाइक ये अगर ये तस्वीर देखें आप तो इस मुर्दे के साथ वो जो एक और ढांचा नज़र आ रहा है वो एक बकरी का ढांचा है। यानी उनका अकीदा था कि मुर्दा अपनी अगली ज़िंदगी में बकरी के दूध से भी मुस्तफ़ीद होगा, फिर उसके अलावा गंदम खा सकता है, बर्तनों का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये बड़ी अजीब अकीदे और बड़ी अजीब कौमें गुजरी हैं। लेकिन अब मैं आपको एक बड़ी ही अजीब चीज़ मज़ीद विज़िट करवाने वाली हूँ जो मुझे भी बड़ा अजीब लगा, यानी उस दौर की डेड बॉडीज़। आइए दिखाती हूँ।
व्यूअर्स, ये बहुत ही अजीब है कि मेरे सामने इस वक्त एक स्केलेटन है जो हज़ारों साल पुराना है, और इन लोगों ने कैसे इसको प्रिजर्व किया हुआ है। और ये जो स्केलेटन है ये फीमेल का स्केलेटन है, मतलब इस हड़प्पा साइट से जो खुदाई करते हुए ढांचे मिले वो तकरीबन 40 से 50 के करीब हैं, लेकिन इस म्यूज़ियम में इन्होंने 2 ढांचों को रखा हुआ है, एक मेल और एक फ़ीमेल। और ये जो पॉट्स हैं ये खुदाई के दौरान इसी मुर्दे की कब्र से निकले थे। तो मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि इतने हज़ारों साल पुरानी एक जो हड्डियों का ढांचा है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। आइए आगे चलते हैं। व्यूअर्स, मैंने आपको दिखाया हड़प्पा म्यूजियम, जहां पर हज़ारों साल पुरानी तारीख को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में प्रिजर्व किया गया है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की शुक्रगुजार हूं, जिनकी काविश से हम उस तारीख को आज भी देख सकते हैं। ये तो थी हज़ारों साल पुरानी तारीख। वैसे यहाँ पर बहुत कुछ है और देखने को, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हमें यहाँ से जाना होगा। थैंक यू सो मच उकाशा गुल। 5000 साल पुरानी तहजीब की आज आपने हमें सैर करवाई, और वो जो मिट्टी के बर्तन थे, मैं तो वो ज्वेलरी वगैरह सारी चीज़ें देख रही थी प्रिंट पे, जो भी स्केलेटन उन्होंने दिखाया जिसको प्रिजर्व किया गया है। भाई ये जो, अगर हम अपने विरसा की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर को डिपिक्ट करती हैं, हमारे विरसे का बहुत अहम और इसमें ना एक और बड़ी जो इन्फॉर्मेटिव बात थी, जो आसार कदीमा जो खंडरात दिखा रही थी उकाशा, उसमें अगेन अपने नाजरीन, हमारे नाजरीन ने ऑब्वियसली ये देखा होगा कि 5000 साल पुरानी ये तहजीब है, और इतने मॉडर्न और सिविलाइज्ड ये लोग थे उस दौर में भी कि प्रॉपर सैनिटरी ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम था, वाटर टैंक्स इनके पास वाटर स्टोरेज के लिए। एंड वो काशा ने कुछ हमें ऐसे बर्तन, कुछ क्रॉकरी भी ऐसी दिखाई जिसमें से पानी को फिल्टर किया जाता था, क्योंकि उस दौर में ये जो, अगर हम एडवांस फिल्टर्स की बात करते हैं जो अब हमारे घरों में या बहुत सारे लोगों के घरों में मौजूद होते हैं, तब वो मौजूद नहीं थे। तो किस तरह से पानी को फिल्टर किया जाता था। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, हमारे बुजुर्गों से हमने ये सुना है कि अगर आप घड़े में पानी रखते हैं जो कि मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें नेचुरली पानी जो है वो फिल्टर भी हो जाता है और पानी ठंडा भी रहता है। मतलब उसमें हम कोई बर्फ या आइस क्यूब नहीं डालते। लेकिन अगर आप पुराने जमाने में अगर आपने देखा हो, हम तो सराइकी में कहते थे घड़वंजी, अगर घड़वंजी के ऊपर घड़े में पानी आप पीते थे तो ठंडा होता था। एनीवेज जी, बहुत अच्छी ये तफसीली बिल्कुल रिपोर्ट हमने देखी है। और वापस आएंगे हम ब्रेक के बाद, और फिर ब्रेक के बाद कलाम पाक सुनेंगे। आज चूंकि जुम्मत मुबारक भी है, तो अभी कहीं मत जाइएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान, और आज जुम्मा मुबारक का दिन है, और जुम्मे की मुनासबत से आज हमने अपने स्टूडियोज में एक बहुत ही ज़बरदस्त नात खां को बुलाया है। पहले भी सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान आरिफ भट्ट साहब। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, एहसान है, करम है। ज़ीशान साहब, आप बाय प्रोफेशन नात खां नहीं हैं, आप बाय प्रोफेशन क्या हैं? पहले तो नाजरीन को ये बताएं। बाय प्रोफेशन मैं एक डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, एक मीडिया हाउस से मेरा ताल्लुक़ है। और ये चूँकि हर इंसान में कुछ पोशीदा जो टैलेंट होता है, बिल्कुल, तो ये फिर अच्छा एक टैलेंट है मेरे ख्याल से। माशाल्लाह, बहुत अच्छा टैलेंट है। ज़ीशान साहब, आपको कब रियलाइज़ हुआ कि आप में ये टैलेंट है? बचपन से ही मुझे शौक़ था। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में काफ़ी मैंने अवार्ड्स विन किए। तो फिर जारी बात है, ये चीज़ें फिर जब आप पर्दा स्क्रीन के पीछे चले जाते हैं, मचलता तो है दिल आपका कि आप कुछ गुनगुनाएं या कुछ आप पेश करें। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप पार्टिसिपेट करते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 2-3 दफ़ा मुझे यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने गोल्ड मेडल विन किया माशाल्लाह, नात में, सूफियाना कलाम में, और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी लेवल पे कंपटीशंस होते हैं। अच्छा। वैसे ज़ीशान साहब, आप बाय प्रोफेशन डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो ऑब्वियसली वो भी एक फुल टाइम जॉब है। बिल्कुल तो ऐसे। अच्छा खासा दिन का टाइम उसमें जाता है, तो फिर इस शौक के लिए कितना टाइम बचता है पीछे? ये शौक़ जो है बस ये गुनगुना के ही पूरा किया जा सकता है। वो जो आपकी एक हेक्टिक रूटीन होती है ना, तो उसको आप समझ लें कि अपने कम करने के लिए तो गुनगुना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे, डेफिनेटली मी टाइम ज़रूरी होता है। डेफिनेटली, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ज़ीशान साहब, आज जुम्मे की मुनासिबत से क्या सुना रहे हैं आप आज? मैं आज के दिन की मुनासिबत से हमदे बारी ताला चंद अशार पेश करूँगा। प्लीज़। कोई तो है
जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। सुभान अल्लाह। दिखाई भी जो न दे नजर भी, जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है, नियतें भी जो खानाए ला शऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत आवाज़। और बहुत कम लोग होते हैं जो इतने इमेंसली ब्लेस्ड होते हैं और फिर वो अपनी सलाहियतों को जो है ना पहचान लेते हैं वक्त के साथ साथ। और ये हमदे बारी ताला नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ में जो है वो पहले मैंने तो उन्हीं की आवाज़ में सुनी और बड़ा खूबसूरत उन्होंने भी ये पढ़ा हुआ है। और आपने भी भरपूर जस्टिस किया। तो ज़ीशान साहब, ये कितना चैलेंजिंग होता है ऐसे कि जब एक जो है किसी मारूफ शख्सियत ने एक कलाम पढ़ा और फिर दोबारा उसको जब बंदा खुद ट्राई करने जा रहा होता है, क्योंकि एक प्रेशर तो होता है इंसान पर। ये एक कोशिश होती है, क्योंकि वो जो पर्सनालिटीज़ हैं और जिस लेवल पे उन्होंने गाया है और जिन्होंने लिखा है सबसे पहले मुज़फ़्फ़र वारसी, ऐसे शोरा बहुत कम पैदा होते हैं। और फिर
गाने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, बिल्कुल, उन्होंने फिर उस नहज पे जाके इसको निभाया। तो हम तो उनको एक ट्रिब्यूट ही पेश कर सकते हैं, और ज़ाहिर बात है जो अल्फाज हैं और उनका जो चुनाव है वो अल्लाह पाक की बारगाह में एक इल्तिजा है और एक दुआ है। अच्छा ज़ीशान साहब, आपने कभी लिखने की तरफ भी दिल किया कि अपना ही कलाम लिखा हो और फिर वो पढ़ा हो? जी, मैं कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन ये है कि ये एक प्रॉपर एक टफ जॉब है, लिखना, कंपोज करना उसको, फिर और अल्फाज का जो चुनाव है वो एक बड़ी खूबसूरत वाजिद अमीर साहब फरमाते हैं कि जब नात के लिए वो फरमाते हैं कि नुकरई लौह पे सब हर्फ हों आबे ज़र के, एक नुक्ता भी ना मैला हो ज़रा ध्यान रखो, और शायरी नस्से शरीयत नहीं होती वाजिद, शेर मसलक नहीं होता है ये ईकान रखो। वाह, तो यानी कि वो एक तराजू है, तो उस तराजू में तोल तोल के अल्फाज जो है वो आपने खास कर नात या हमदे बारी ताला के लिए। अच्छा, बट्टां दे बारिश ते मशहूर होंदा है, खान पीन दा उन्होंने बड़ा शौक होंदा है। तो बट साहब मैनू ए दसो, आवाज़ आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो खाने पीने का क्या परहेज करते हैं कि ये नहीं खाना ये नहीं पीना, या सब खा पी लेंदे हो? देखिए, खाना है तो गाना है थोड़ा ही फ़र्क है। तो ये है कि ये एक प्रॉपर एक जॉब है और एक रियाजत चाहिए बेसिकली। खाना भी अब चूँकि हम बहुत ज़्यादा जो है वो, मैं तो खैर फूडी हूँ और खाना खाता भी हूँ, बनाता भी हूँ माशाअल्लाह। तो लेकिन ये है कि इसके साथ साथ फिर मैं उसको उस लेवल से कम भी करता हूँ जब ज़रूरत पड़े, लेकिन आवाज़ के लिए खाना थोड़ा खुद को रखना पड़ता है, आवाज़ के लिए हाइजीनिक फूड, एनर्जी जाती है, गाते वक्त बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी हमें कोई सूफियाना कलाम, बिल्कुल कलाम सुना दे। जी, मैं चंद अशार जो मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आरफ़े खड़ी, जरूर जरूर। आवल हमद सना जो मालिक हर हर दा, उस दा नाम चतारण वाला, हर मैदान न हरदा, एक गुना मेरा निकाला, एक गुना मेरा मां प्यू वेखे ते देवे देस निकाला, लख गुना मेरा मौला वेखे, जिड़ा परदे कजण वाला, जितण 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 हर कोई खेडे, तू हारण खेड फकीरा, जितण दा मुल कोटी पैंदा, ते हारण दा मुल हीरा, जितण दा
तिहारण दा मुल हीरा ले ओ यार ले आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।